स्टेज पे दावत दूंगा प्रेसिडेंट पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन आफ्ताब हुसैन नागरा साहब को कि वो स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ। मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रेसिडेंट लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन अली हसन राना साहब से कि वो भी स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सेक्रेटरी पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन फरहान शहजाद साहब, न्यूली इलेक्टेड मेंबर पंजाब बार काउंसिल एंड वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल, फर्स्टली in the history of 47 years of Bar Council from Lahore Tax Bar Association। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे आज के स्पीकर सैयद तौकीर बुखारी साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट कि वो भी स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ। मैं रिक्वेस्ट करूंगा गेस्ट ऑफ ऑनर डायरेक्टर इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन अहमद कमाल साहब से कि वो स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन कारी हबीबुर रहमान जुबैरी साहब से कि वो भी स्टेज पे तशरीफ़ ले आए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन सुहेल अख्तर शेख साहब से कि वो भी स्टेज पे तशरीफ़ ले आए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन शहबाज सदीक साहब से कि वो भी स्टेज पे तशरीफ़ ले आए। लाहौर टैक्स बार पाकिस्तान के तूलो अर्ज से आए अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुश आमदीद कहती है। मैं तलावत के लिए रिक्वेस्ट करूंगा ज़ुहैबुर रहमान ज़ुबैरी साहब से कि वो आएँ, तलावत कुरान पाक से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कासिम अली साहब से कि वो तशरीफ़ लाएं। है रो आलम में तेरी ये गुलचीदा किस मुँह से बयां हो, किस से बयां हो तेरे औसाफ हमीदा खुशबू है दो आलम में तेरी ये गुलचीदा। तुझसा कोई आया है नया गजहाँ में, तुझसा कोई आया है
न आएगा जहाँ में देता है गवाही यही आलम कजरीदार खुशबू है दो आलम में तेरी ये गुलचीदार किस मुँह से बयां हो तेरे औसाफ हमीदा। की शान थे, आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं। इस दुनिया फ़ानी से चले गए, उनके लिए दुआ मग़फ़िरत के लिए मैं दरख्वास्त करूँगा ग़ुलाम अहमद अंसारी साहब से कि वो आएँ और उनके लिए दुआ मग़फ़िरत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। या अल्लाही, जितने भी हमारे दोस्त इस दुनिया फ़ानी छोड़ के चले गए, या अल्लाही सब की बख्शिश फरमाना। और हम भी जितने दोस्त यहाँ मौजूद हैं, हमारे जितने आबा अजदाद छोटे बड़े ये दुनिया फ़ानी छोड़ के चले गए हैं, या अल्लाह सब की बख्शिश फरमाना। और हमें कब्र में जाने से पहले कब्र की तैयारी की तौफ़ीक अता फरमाना और हम पर अपना करम और फजल करना। पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी साजिशों से महफूज फरमाना और हमारा दुनिया और आखिरत बेहतर फरमाना। वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमत। मैं मशकूर हूँ कराची टैक्स बार एसोसिएशन से आए मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का। लाहौर टैक्स बार मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को वेलकम कहती है। मैं मशकूर हूँ मुल्तान टैक्स बार से आए मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का और उनको खुशामदीद कहता हूँ। मैं वेलकम करता हूँ कसूर टैक्स बार एसोसिएशन से आए हुए दोस्तों को। मैं हमारे दरमियान मेंबर पंजाब बार कौंसिल फ़ारूक खोखर साहब मौजूद हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ। मैं वेलकम करता हूं सियालकोट टैक्स बार एसोसिएशन से आए मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का। मैं खुशामदीद कहता हूं गुजरांवाला टैक्स बार एसोसिएशन से आए तमाम दोस्तों को। मैं वेलकम करता हूं सहीवाल टैक्स बार एसोसिएशन से आए हुए दोस्तों को। मैं वेलकम करता हूं फैसलाबाद टैक्स बार एसोसिएशन से आए हुए दोस्तों को। उकाड़ा टैक्स बार एसोसिएशन से आए हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहता हूं। रावलपिंडी इस्लामाबाद टैक्स बार से आए दोस्तों को वेलकम करता हूं। मैं जहलम टैक्स बार से जो हमारे दोस्त आए उनको भी वेलकम करता हूं। मैं गुजरात टैक्स बार एसोसिएशन से जो दोस्त तशरीफ़ लाए उनको भी वेलकम करता हूं। मैं पेशावर टैक्स बार एसोसिएशन से जो मेहमान आए उनको भी वेलकम करता हूं। मैं कोयटा टैक्स बार एसोसिएशन से आए मेहमानों को वेलकम करता हूं। मैं रहीम यार खान एसोसिएशन से आए मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को वेलकम करता हूं। मैं बहावलपुर टैक्स बार एसोसिएशन से आए मेहमानों को वेलकम करता हूं। मैं मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से दरख्वास्त करूंगा कि नेशनल एंथम के एहतराम के लिए खड़े हो जाएं।
Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to all the participants from all over the country, and thank you very much, Lahore Tax Bar Association, for being hosting this seminar on Anti-Money Laundering Act 2010. आप तमाम दोस्तों को एक लंबे अरसे के बाद हमें कोविड की वजह से ये गैप बर्दाश्त करना पड़ा। मैं खुश आमदीद कहता हूँ। पहले हम दोस्तों ने पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन में, लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन में वेबिनार्स के थ्रू आप तमाम दोस्तों को ये आगाही की मुहिम जारी रखी, और आइंदा भी जो पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन में ये प्लेटफॉर्म, जो हमारे पैट्रन अब्दुल कादिर मेमन साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, उनकी सरबराही में हमारे फार्मर प्रेसिडेंट मोहम्मद नईम शाह साहब और हमारे फार्मर प्रेसिडेंट मोहसिन नदीम साहब, मैं इनको भी खुश आमदीद कहता हूँ। इनकी सरबराही में, इनकी रहनुमाई में हमने दोस्तों का, भाइयों का हमेशा ख्याल किया कि बाहर के जो मसाइल हैं उनको टाइमली रिड्रेस किया जाए। लेकिन फिर मेरी जो हमेशा गुजारिश होती है वो आप तमाम दोस्तों से आज भी उसी गुजारिश के साथ मैं आगाज़ चाहूँगा कि आप अपने मसाइल, अपनी सजेशंस, अपनी रहनुमाई ज़रूर हमारी बार्स तक हमारे साथ पहुँचाएँ, हमारे साथ शेयर करें, ताकि हम उन मसाइल को अप्रोप्रिएट फोरम तक ज़रूर लेके जा सकें। मैं शुक्रगुज़ार हूँ एक मरतबा फिर अहमद कमाल साहब था, डायरेक्टर I&I, और सैयद तौकीर बुखारी साहब का, जो रावलपिंडी से सफ़र करके यहाँ पे स्पेशली आज के स्पीकर के तौर पे तशरीफ़ लाए। फार्मर प्रेसिडेंट, फार्मर जनरल सेक्रेटरी राना मुनीर हुसैन साहब, मेरे उस्ताद, आपका शुक्रिया। जाहिद अतीक साहब, फार्मर प्रेसिडेंट, आपकी मोहब्बतों का हमेशा शुक्रगुज़ार हूँ। जमील बेग साहब, आपका शुक्रिया। मैं दरख्वास्त करूँगा अब प्रोग्राम में बग़ैर किसी ताख़ीर के अपने प्रेसिडेंट पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन मिस्टर आफ्ताब हुसैन नागरा साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इज़हार करें। प्लीज़ पुट योर बिग हैंड फॉर द प्रेसिडेंट पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन मिस्टर आफ्ताब हुसैन नागरा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। ऑनरेबल चीफ गेस्ट ऑफ द डे जनाब अहमद कमाल साहब, डायरेक्टर I&I, मेरे बड़े भाई, मेरे सदर, मैं उन्हें हमेशा कहता हूँ क्योंकि मेरे सदर है, हमारे चेयरमैन पाकिस्तान टैक्स बार एकेडमी जनाब अब्दुल कादिर मेमन साहब, जो हमारे पैट्रन भी हैं, जनाब ऑनरेबल सैयद तौकीर बुखारी साहब आज के स्पीकर, और साबका प्रेसिडेंट रावलपिंडी इस्लामाबाद टैक्स बार एसोसिएशन, प्रेसिडेंट लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन मेरे भाई अली हसन राना साहब, माई स्वीट जनरल सेक्रेटरी, जिनको आप पता नहीं मेंबर पंजाब बार काउंसिल कहना है या जनरल सेक्रेटरी कहना है, ये मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। जी जी ओके, वो डेजिग्नेटेड हैं बहरहाल इंशाल्लाह टू बी द वाइस चेयरमैन, और मैं उनको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए। माई स्वीट जनरल सेक्रेटरी लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन राना काशिफ वलायत साहब, माई लीडर्स जनाब सैयद नईम शाह साहब, जाहिद परवेज़ साहब, शहबाज भट्ट साहब, राना मुनीर साहब, शहबाज भट्ट साहब तो गालिबन तशरीफ़ नहीं ला सके, चौधरी कमर साहब, कारी हबीब रहमान ज़ुबैरी साहब, मोहसिन नदीम साहब, मेरे बहुत ही अहम बाजू शहबाज कादिर साहब, अगर तशरीफ़ रखते हैं कहीं पर, शहबाज सदीक साहब, सोहेल अख्तर साहब, गुलाम मोहम्मद अंसारी साहब, बहुत से नाम मैं इस वक्त देख रहा हूँ। यूनुस काजी साहब तशरीफ़ रखते हैं, अजमल शेख साहब हैं, मियाँ रफ़ीक साहब हैं, शबीर साहब हैं मुल्तान से, शफीक फ़खरुद्दीन साहब, और हमारे सब की दिल की जान मेरे भाई मलिक बशीर साहब तशरीफ़ रखते हैं। मैं बहुत खुश होता हूँ जब उन्हें देखता हूँ कि वो आज भी माशाल्लाह जवान रहने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि जाहिद अतीक साहब ऐसे ही है ना सर, रहने की कोशिश नहीं, रहने की इसलिए कोशिश करते हैं कि वो, हम उन्हें ज़रा सीनियर समझते हैं, लेकिन वो माशाल्लाह हमारे साथ हैं। अल्लाह मियाँ उनको इसी तरह से खुश खुरम रखे। रेहान जाफरी साहब, बहुत शुक्रिया। मेरे भाई इकबाल अब्दान साहब, तौकीर बुखारी साहब और मियाँ सलीम साहब,
बहुत शुक्रिया। आप कराची से, आज आपकी फ़्लाइट भी सुबह लेट थी और आपने बड़ी मुश्किल से सफ़र किया। मेरे वाइस प्रेसिडेंट जनाब अरशद नवाज़ मान साहब, शकील खान साहब, मेरे बहुत से नाम इस वक्त मैं मिस अगर कर जाऊँ, सियालकोट से आए हुए, दीगर शहरों से आए हुए बहुत से दोस्त हैं। टाइम को बचाने के लिए मैं सबको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ आप सबका कि आपने बड़ा वक्त निकाला और आज इस अहम सेमिनार में हमारे लिए मुआवनत का बायस बने। मैं सबसे पहले तो मैं लाहौर टैक्स बार का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। अली हसन राना साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया कि हम आपके पास आएँ, आपसे बहुत सी बातें करें और ख़ास तौर पे इस अहम टॉपिक पे हम यहाँ पे अपनी कुछ बातें आपसे शेयर कर सकें, कुछ आपकी सुन सकें। ज़ाहिर है ये सीखने सिखाने का अमल है, तो ये मिलजुल के इंशाल्लाह जारी व सारी रहेगा। तौकीर बुखारी साहब मेरे बड़े अहम भाई हैं, बड़ा उनका एक बड़ी कमांड है। पहले शायद मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था, लेकिन जब से हम पाकिस्तान टैक्स बार में बाकायदा हुए हैं, बाकायदा हमारी मुहिम चली है, तो इसमें तौकीर बुखारी साहब से बहुत दफ़ा इंटरेक्शन हुआ। तो जितनी कमांड के साथ वो एक एक सेक्शन, एक एक लफ्ज़ पे बात करते हैं, वो शायद इन्हीं का खासा है। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग योर टाइम, हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है। पाकिस्तान टैक्स बार का जिस तरह भी फरहान साहब फरमा रहे थे कि, बल्कि मैं ही समझता हूँ, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि तमाम बार्स का सिर्फ यही रोल होना चाहिए। ठीक है, हम दोस्तों के मसाइल हल करें, दोस्तों की प्रॉब्लम्स को देखें, वो अपनी जगह पे है, लेकिन सबसे बड़ा रोल ये है कि हम तमाम बार्स, खा वो लाहौर टैक्स बार है, लाहौर हाई कोर्ट बार है, लाहौर बार है, पंजाब बार है या दीगर जो बार्स हैं, ये सब सीखने सिखाने के अमल पैरा होनी चाहिए। और ये हमारा बेसिक, हमारा प्रिंसिपल होना चाहिए कि हमें ये सीखना सिखाना हर वक्त जारी सारी रखना चाहिए। इसमें हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग भी है, इसमें हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी है, और मौजूदा वक्त को देखते हुए हमारी कैरेक्टर बिल्डिंग भी है, क्योंकि जिस तरह से हमें अच्छे अच्छे नामों से बाहर पुकारा जाता है, वो शायद हमारे लिए बहुत ही तकलीफ दे अमल है। सो मैं समझता हूँ कि ये हमारी जो टैक्स बार्स हैं या दीगर जो बार्स हैं, वो सबको इस बात पे फोकस करना चाहिए कि ये सीखने सिखाने का अमल कंटिन्यूटी के साथ जारी रखना चाहिए, हर चीज़ को इसी तरह से। मैं मशकूर हूँ अपने बड़े भाई अब्दुल कादिर मेमन साहब का, और इनसे पहले सदूर का या उनके बाद जो आए सदूर, उन्होंने इस अमल को जारी और सारी रखा। और कादिर मेमन साहब ने तो बाकायदा समर कैंप 2009 में जो पहला किया था, उससे बुनियाद डाली और उससे बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हमारी मलिक साहब शुरू हुई, और उसमें हमने बहुत कुछ सीखा और सीखने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह जब तक हमारे भाई, हमारे बड़े भाई, हमारे सरपरस्त हमारे साथ मौजूद हैं, तो इंशाल्लाह ये सीखने सिखाने का अमल जारी और सारी रहेगा। पाकिस्तान टैक्स बार ने, जिस तरह भी फरहान साहब ने बताया, कि हमने कोशिश की कि इस कोविड को अपने ऊपर हावी ना होने दिया जाए। जितनी भी हमसे कोशिश हो सकी हमने की। हमने ऑलमोस्ट 9 सेमिनार्स किए, जिसमें 3 सेमिनार्स थे जो फ़िज़िकल थे, बाकी जो 6 सेमिनार्स थे, वेबिनार्स थे, वो हमने किए। और उसके लिए मैं ख़ुसूसी तौर पे ममनून हूँ कारी हबीबुर्रहमान ज़ुबैरी साहब, ज़ुबैब साहब और उनकी पूरी टीम का, कि जिन्होंने इसमें मावनत फरमाई, टेक्निकल सपोर्ट दी, और मैं इसके लिए दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया हमेशा से अदा करता हूँ कि उन्होंने हमेशा खुले बाजुओं के साथ हमें इसमें वेलकम किया और हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रास्ते मुतय्यन किए। आज का टॉपिक जो है वो बड़ा नाजुक सा है। अभी शायद हम उससे इतने ज़्यादा उसके बारे में ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हैं, या हमने अभी अपना माइंड उस तरफ नहीं किया, लेकिन आप यकीन करें कि ये इतनी अहम बात है और इतना शायद अहम टॉपिक है कि हम सारे एक्ट्स को, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, कस्टम एक्ट, सेल्स एक्ट, शायद वो सबको भूल के इसी की तरफ हमारा पूरा फोकस हो। लेकिन एक बात मैंने उस दिन मुल्तान वाले वेबिनार में भी की, शबीर फ़खरुद्दीन साहब के, जो इसमें जो पहले हमारे जो इस वक्त प्रिवेलिंग लॉज हैं, उसमें मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी का लफ्ज़ बड़ा हमारे लिए पिंचिंग रहा है हमेशा से। और मुझे आई एम अफ्रेड, बल्कि मेरी दोस्तों से भी बात हुई, अभी भी हम देख रहे हैं कि इसमें तो ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा स्पेस है, ख़ास तौर पे इस एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में,
तो मैं अहमद कमाल साहब से गुजारिश करूँगा कि वो ज़रूर इस पर रोशनी डालें कि इसमें जो मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी का एक कॉन्सेप्ट हमें डरा रहा है, उसको किस तरह से कैटर किया जाए या उसको किस तरह से देखा जाए, ये बड़ी अहम बात है। और मैं समझता हूँ कि आज के टॉपिक का ये क्रक्स होगा कि ये हमें बताएं कि हम किस तरह से अपने आप को सिक्योर रख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। इकबाल का एक शेर मैं ज़रूर अर्ज़ करना चाहता हूँ कि दलील सुबह रोशन है, सितारों की तुनकता भी, उफ़क़ से आफ़ताब उभरा गया दौरे गिरा खाली। थैंक यू वेरी मच। मैं एवर स्पोर्टिव पर्सनैलिटी फ्राम लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन, फॉर्मर प्रेसिडेंट लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन कमर ज़मान साहब को वेलकम करता हूँ। मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्रेसिडेंट लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन अली एहसन राना साहब से कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन और पाकिस्तान से आई हुई तमाम बार्स के अहदेदारान, मेंबर्स और लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के मेंबर्स को खुश आमदीद कहता हूँ। आज का जो टॉपिक है, मुझे नहीं पता कि कितना कि ये डराने वाला है, लेकिन एक चीज़ का मुझे अदराक हुआ। अभी आफ्ताब नागरा साहब ने भी ज़िक्र किया कि बाहर हमें अच्छे अल्फाज में याद नहीं किया जाता। अगर इनकी मुराद पाकिस्तान के अंदर यहाँ से बाहर की है तो मैं इनका साथ देता हूँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। DNFB के जो नोटिस आ रहे हैं उस कैटेगरी में हम लॉयर्स भी हैं, कंसल्टेंट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सब उसके अंदर हैं। मुझे तो यही समझ नहीं आई कि हम इसमें किस तरह फ़ॉल करते हैं। शायद ये हमें सहूलतकार समझते हैं। इस सिलसिले में हमने एक छोटी सी मीटिंग की अशफाक साहब के साथ और उन्होंने इसका हमें क्या जवाब देना था, उन्होंने हमें मज़ीद डरा दिया। वो इस बात से कि इस साल जो प्रपोजल जा रही हैं उसमें आइंदा से जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसमें जहाँ पे नाम टैक्स पेयर का होगा वहाँ पे कंसल्टेंट का नाम भी साथ आएगा, जिस पे मैंने कैटेगोरिकली इनको इनकार किया कि हम इसको अपोज करेंगे। उन्होंने कहा सदर साहब आपने तो पूरी बात नहीं सुनी। मैंने कहा ये बात सुनने वाली है ही नहीं, सुननी मैंने क्या आपकी बात है। उन्होंने कहा कि जनाब बाहर के मुल्कों में ऐसा हो रहा है। जी बिल्कुल हो रहा है ऐसा। अब उनकी आधी बात सुनते हैं कि नमाज के पास मत जाओ। भाई कब नहीं जाना हमने? जब हालत नशे में हैं तो हमने नमाज नहीं पढ़नी। हम इनकार इसलिए कर रहे हैं, आपने बाहर की आधी बात ले ली कि वहां पे कंसल्टेंट का नाम साथ आता है। देखिए आज मैं इस प्लेटफॉर्म से दोबारा रिक्वेस्ट करता हूं जो ये प्रपोजल बना रहे हैं, जनाब अगर हमारा नाम आए बिस्मिल्लाह 100 दफ़ा लिखें, लेकिन फिर उस बंदे का ऑडिट नहीं होना चाहिए। जिस रिटर्न पे हमारा नाम होगा फिर ऑडिट उसका बनता नहीं है। बाहर यही कानून है कि जिम्मेदारी अगर मेरे पे आ गई है तो मैंने तो पहले ऑडिट कर लिया उस बेचारे का, या तो भाग जाएगा मुझसे वो मेरा क्लाइंट या मैं रिटेन करूंगा। तो जब उसका मैं जिम्मेदार हूं तो फिर ऑडिट किस बात का करेंगे? क्योंकि यहां पे जो डेफिनेट इंफॉर्मेशन है उस बहाने से काफ़ी ऑर्डर निकल आते हैं। अगर उस कैटेगरी में मैं फॉल करता हूं तो बिस्मिल्लाह फिर आप ओपन कर लीजिएगा, लेकिन फिर आप ने जो हर साल बैलेटिंग करते हैं वो बंद कर दें। फिर हमें ये आपकी प्रपोजल काबिल कबूल है।
हम हर रिटर्न पे अपना नाम लिखने को तैयार हैं। अगर आप ऐसा ये हमें सहूलत नहीं दे सकते तो फिर हमें फंसाने की कोशिश भी तो ना करें। आप टैक्स पेयर है, टैक्स पेयर ने अपनी सब चीज़ें हमें बतानी होती हैं। और मैं आज एक और अर्ज़ करता चलूँ अहमद साहब कि जो हमारा उसमें नाम आ रहा है कि हमने भी अपनी करवानी है रजिस्ट्रेशन, हम हलाल कमाते हैं। फिर मैं कह रहा हूँ जनाब, हम हलाल कमाते हैं। हम वो बोल रहे हैं जो हमारा क्लाइंट हमें बताता है, हम एज इट इज़ उसको रिटर्न में उठाते हैं। हम सहूलतकार इस हद तक तो हैं कि एक बंदे को रिटर्न भरना नहीं आता, ऑडिट करवाना नहीं आता चीज़ों को, तो हम वो सहूलतें देते हैं। हम किसी की ब्लैक मनी को वाइट नहीं करते यहाँ बैठ के, वो डिपार्टमेंट ही काफ़ी है इस काम के लिए जी। अब तो शायद ये नाम उस एक्ट से ना निकाला जाए, लेकिन कम से कम हम पे हाथ नरम रखा जाए कि हम उस कैटेगरी में फॉल नहीं करते। जो लोग आते हैं उसको ज़रूर लें। हम वो लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे जो हर साल इसी वाहन के जो ऊपर बैठे हुए हैं, हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि जनाब हमारा टारगेट अचीव नहीं हो पा रहा, हमारी हेल्प करें। तो आज अगर मैं हेल्प कर रहा हूँ, मैं से मुराद पूरे पाकिस्तान कंसल्टेंट की बात कर रहा हूँ जी। मैं आज अगर मैं आपका टारगेट अचीव करवा रहा हूँ तो आज मुझे ही आपने पकड़ के बिठा लिया अपने पास कि पहले आप तो रजिस्टर्ड हों, फिर दोनों घरों का रजिस्टर्ड होना चाहिए, फिर मंजिल भी आसान रहेगी आपकी और मेरी भी। इस बात के साथ मैं अपनी बात तमाम करता हूँ कि उम्मीद करता हूँ कि जनाब मेरी आवाज़ पाकिस्तान टैक्स बार लेके चलेगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह आपका मेरा हामी नज़र। अस्सलाम वालेकुम। Thank you very much, Mr. President, Lahore Tax Bar Association. Now I would request to the Speaker of the day, Mr. Sayyid Taqir Bukhari Sahab, Advocate Supreme Court, specially came from Islamabad for today's seminar. Sir, please come on dais for your presentation on anti-money laundering Act 2010. रावलपिंडी इस्लामाबाद टैक्स बार एसोसिएशन की तरफ से हम खसूसी तौर पे पूरी बार की तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं। और वो हमारी टैक्स बार, ख्वाह वो लाहौर टैक्स बार है या पाकिस्तान की कोई भी टैक्स बार है, वो फ़ख्र है और हम उन पे फ़ख्र करते हैं माशाल्लाह जो उन्होंने अचीवमेंट की। अल्लाह ताला उनको मज़ीद इज़्ज़त और रुतबा इनायत फरमाए। जनाब प्रेसिडेंट लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन अली हसन राना साहब, जनाब जनरल सेक्रेटरी लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन काशिफ साहब, और जनाब हमारे हार्द अज़ीज़ हमारे बड़े भाई हमारे प्यारे जनाब अब्दुल कादिर मेमन साहब, गेस्ट ऑफ ऑनर मिस्टर अहमद कमाल साहब, तो सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो जनरल कॉन्सेप्ट पाया जाता है वो यही है कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से मुराद ये है कि पैसा पाकिस्तान से बाहर ले जाएं या पैसा पाकिस्तान में ले आएं। जनरल कॉन्सेप्ट, जब भी आप किसी अपने क्लाइंट से, किसी दोस्त से, किसी से भी बात करते हैं तो वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को सीरियस नहीं लेता। तो जैसे अभी नागरा साहब ने बात की, इंशाल्लाह वक्त दूर नहीं है कि वो बहुत जल्द इसको सीरियस लेगा। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से मुराद सिर्फ पैसा बाहर ले जाना और बाहर से अंदर ले के आना नहीं है। ये एक जब से 2015 में बिलखसूस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को और सेल टैक्स एक्ट को और फेडरल एक्साइज एक्ट को प्रेडिकेट ऑफेंस में डाला गया, तो हम लोग जो बैठे हैं इसका दायरा कार हमारे लिए मज़ीद वसी हो गया। यहाँ पे मैं एक बात ये ज़रूर करूँगा कि आने वाला वक्त, जितने मेरे कंसल्टेंट दोस्त एडवोकेट्स बैठे हैं, आने वाला वक्त जो है वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का है। इसको हमें सीखना भी होगा, इसको हमें समझना भी होगा और इसको साथ लेके चलना भी होगा। कहने का सिर्फ मकसद ये है कि हर वो काम जो इनकम टैक्स है या सेल्स टैक्स है या फेडरल एक्साइज है, वो रास्ते में अब आपको एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मिलेगी। आपको थ्रेट्स भी मिलेंगी,
सारा कुछ मिलेगा। जैसे कि अभी सर ने, प्रेसिडेंट साहब ने रजिस्ट्रेशन के हवाले से बात की, उस हवाले से भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी होंगी, देखनी होंगी। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में जैसे कि इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज, जितने टैक्सिंग स्टैचूट हैं, मैं चूँकि सारे टैक्स कंसल्टेंट दोस्त हमारे बैठे हैं तो इसलिए वो एग्जांपल दूंगा कि हर टैक्सिंग स्टैचूट में एक चार्जिंग सेक्शन होता है जिससे आप चार्ज क्रिएट कर रहे होते हैं और वो पूरे के पूरे उस सेक्शन का रू होती है, रू होती है। इसी तरह अगर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग किसी ने समझना है कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग क्या है तो आपको सेक्शन 3, मैं अपने दोस्तों से, यंग लॉयर से और कंसल्टेंट से बात कर रहा हूँ कि सेक्शन 3 जो है आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। एक दफ़ा पढ़ने से तो मुझे भी समझ नहीं आती, ये जो हमारे साथ सीनियर्स बैठे हैं इनको भी शायद समझ नहीं आती। तो इस सेक्शन 3 आप इसको चार्जिंग सेक्शन समझते हुए पढ़ें, जैसे भी पढ़ें, इस सेक्शन 3 को आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ अभी हम मिल के पढ़ते हैं इसको। सेक्शन 3 ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, ए पर्सन शैल बी guilty of offense of money laundering if the person acquires, converts, possesses, uses or transfer property ज़हन में रखिएगा, knowing or having reason to believe that such property is proceed of crime। जब भी आपके सामने कोई भी केस आए, कोई भी इशू आए तो 2 चीज़ें आपने देखनी है। नंबर 1 नोइंगली और नंबर 2 पे प्रोसीड ऑफ क्राइम। तो आगे चल के हम प्रोसीड ऑफ क्राइम पे भी बात करेंगे और नोइंगली पे भी बात करेंगे और प्रॉपर्टी क्या है उस पर भी बात करेंगे। यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, प्रॉपर्टी है, नोइंगली है और प्रोसीड ऑफ क्राइम है। नेक्स्ट पे आ जाए, बी सेक्शन नहीं चल रहा है। कंसील्स, डिस्गाइसेस द ट्रू नेचर, ओरिजिन, लोकेशन, डिस्पोजिशन, मूवमेंट और ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। अगर वो ये सारा कुछ करता है, फिर वही बात, नोइंगली, वेरी इंपॉर्टेंट, और हैविंग रीज़न टू बिलीव, और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वो प्रोसीड ऑफ क्राइम हो। अगर वो ये सारे कर रहा है, कंसील कर रहा है, नेचर उसकी चेंज कर रहा है, लोकेशन चेंज कर रहा है, डिस्पोजिशन कर रहा है, जो जो चीज़ें कर रहा है, तो प्रोसीड ऑफ क्राइम और नोइंग, ये 2 चीज़ों का होना इंतहाई ज़रूरी है। सी, इफ़ द पर्सन, सी पे होल्ड करता है, होल्ड, पोजेसेस ऑन बिहाफ ऑफ एनी अदर, किसी और के, जैसे बेनिफिशियल ऑनर की बातें और ये सारी चीज़ें होती हैं, ऑन बिहाफ ऑफ एनी अदर पर्सन एनी प्रॉपर्टी, वही बात, नोइंग और हैविंग रीज़न टू बिलीव दैट सच पर्सन इज, सच प्रॉपर्टी इज प्रोसीड ऑफ क्राइम। नेक्स्ट चलें। अब ये डी जो है हमारे लिए, इसको सबने बड़ा ध्यान से और समझना है और देखना है, जैसे कि अभी प्रेसिडेंट साहब ने भी बात की। हमारे से मुराद जस्ट माहौल को ठीक करने के लिए, डी है पार्टिसिपेट्स इन, एसोसिएट्स, conspires to commit, attempts to commit, aids, abets, facilitates or counsels the commission of the act specified in clause A, B, C। यहाँ आपने देखा, यहाँ नोइंगली की बात नहीं की गई क्योंकि वो समझते हैं कि हम सब लोग समझदार हैं, हमें सारा पता है, सब हम जानते हैं। तो कौंसल्स, अबैटमेंट, इन सारी चीज़ों में जो इस लॉ का क्रक्स है वो ये है कि जितने कंसल्टेंट्स हैं, जैसे कि अभी प्रेसिडेंट साहब ने बात की, उनको ये डी में उनकी रिस्पांसिबिलिटी बनती है। इसमें एक केस लॉ है PLD 2016 सिंध 462 ज्यूरिसडिक्शन के हवाले से है। ये आप लोग अगर नोट कर लें और ज़रूर पढ़िएगा। इसमें FIA की ज्यूरिसडिक्शन को चैलेंज किया गया था, तो लेकिन फिर डिटेल में ज्यूरिसडिक्शन इसमें डिस्कस हुई कि FIA कैन इन्वेस्टिगेट केसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऑफ प्राइवेट पर्सन। केस तो FIA की हद तक था, लेकिन उसमें एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में किन किन की क्या क्या ज्यूरिसडिक्शन है, तो अच्छी इसमें है। और इसके अलावा 2018 SCMR 1851 है और PLD 2020 लाहौर 2005 है। ये ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग को ही डिफ़ाइन करते हैं, इसमें सारी डिटेल है। मैंने ये कोशिश की है इस किताब में कि मैक्सिमम जो चीज़ें एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, जितनी चीज़ें मैं कंपाइल करके जहाँ जहाँ से जो जो कुछ मुझे मिला, मैंने इकट्ठा करके इस एक किताब में डाल दिया। कमेंट्री कम है, केस लॉस जिस हद तक सुप्रीम कोर्ट के और कुछ हाई कोर्ट के मिले वो इसमें डाल दिए।
लेकिन एक कोशिश की है, और ये सिर्फ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नहीं, इसमें बेनामी ट्रांजैक्शन और वाइट कॉलर क्राइम के हवाले से दीगर चीज़ें भी हैं। नेक्स्ट चलें सर। अब प्रॉपर्टी की जब हमने सेक्शन 3 का ABC पढ़ा तो वहाँ पे बात हुई प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी से अंडर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में प्रॉपर्टी से मुराद है ख्वाह वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, टेंजिबल हो, इनटेंजिबल हो, इंक्लूडिंग कैश हो या मॉनिटरी इंस्ट्रूमेंट हो, और वेयर एवर लोकेटेड, कोई ज्यूरिसडिक्शनल इसमें वो कदगन नहीं है, वेयर एवर लोकेटेड, जहाँ जहाँ पे होंगे तो प्रॉपर्टी से ये मुराद है कि वो इमूवेबल भी हो सकती है, मूवेबल भी हो सकती है, टेंजिबल भी हो सकती है, इनटेंजिबल भी हो सकती है, वगैरह वगैरह। अब प्रोसीड ऑफ क्राइम की बात हुई थी जब हमने A, B और C पढ़ा था। सेक्शन 2 डेफिनेशन का जो सेक्शन है उसका क्यों है प्रोसीड ऑफ क्राइम, वो कहता है कि प्रोसीड ऑफ क्राइम मीन्स एनी प्रॉपर्टी ड्राइव्ड और ऑब्टेन्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय एनी पर्सन for the commission of a predicate offense or a foreign serious offense। यानी predicate offense जो proceed of crime है उससे मुराद है कि अगर commission of offense है और वो predicate offense है तो वो predicate offense commission of offense के ज़िम्मे में आने की वजह से वो जनाब आपका एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में बन गया, वो proceed of crime में आ गया। इसमें प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग से क्या मुराद है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग की, जैसे हमने कहा, मूवेबल होगी, इमूवेबल होगी, टेंजिबल होगी, इनटेंजिबल होगी, वगैरह वगैरह। तो प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग सेक्शन 2(a) है मीन्स प्रोसीड ऑफ क्राइम प्रॉपर्टी ड्राइव्ड और ऑब्टेन्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड प्रॉपर्टी यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन कमीशन ऑफ द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। वेरी क्लियर। नेक्स्ट चलें। प्रीडिकेट ऑफेंस ही अभी चल रहा है। अब प्रीडिकेट ऑफेंस का एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में एक प्रॉपर एक शेड्यूल दिया हुआ है, उसमें डिफरेंट लॉज और उन लॉज के सेक्शंस दिए हुए हैं। यानी अगर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को, सेल्स टैक्स एक्ट को, फेडरल एक्साइज एक्ट को प्रीडिकेट ऑफेंस में डाला गया 2015 में, तो इसका कतन ये मतलब नहीं है कि वो पूरे का पूरा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस या सेल टैक्स एक्ट या फेडरल एक्साइज एक्ट जो है वो आपका प्रीडिकेट ऑफेंस बन गया। ये बात इंतहाई बारीक नुक्ता है मेरे यंग दोस्तों के लिए कि ये बड़ी ज़हन में आपने रखनी है कि पूरे का पूरा इनकम टैक्स, सेल टैक्स, फेडरल एक्साइज और जो बाकी लिस्ट शेड्यूल ए में दी है उसमें इसीलिए उन्होंने आगे सेक्शंस दिए हैं। इसमें चूँकि 2015 में ये इंसर्ट हुआ था प्रीडिकेट ऑफेंस में इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज, तो सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज में अगर आपने देखा हो तो अक्सर लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं कि उनकी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो कैश में होती हैं, काफ़ी ज़्यादा कैश में ट्रांजैक्शन है। मैं मिसाल देता हूँ, अगर एक घी मिल है और वो सेल कर रहा है अपने डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को और वो आगे सेल कर रहे हैं, तो वो उनकी मैक्सिमम जो ट्रांजैक्शंस हैं वो सेल उनकी कैश में ही होती है। तो उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए 2015 में ही एक्ट तो 2010 का है, तो उसमें ये सेक्शन 41 इंसर्ट किया गया था। सेक्शन 41 जो है वो कहता है कि एक्सेप्ट विद द प्रायर कंसल्टेशन ऑफ FMU एन इन्वेस्टिगेटिंग और प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी शैल नॉट चार्ज एनी पर्सन with the offense of money laundering in relation to a predicate offense punishable under the Sales Tax Act 1990 and Federal Excise Act 2005। इसमें इनकम टैक्स नहीं है, सिर्फ सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज की हद तक जो IO है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, IA है, उसको कंसल्टेशन करनी है। अब कंसल्टेशन क्या है, आप सबसे ज़्यादा आप लोग समझते हैं कि मैं तो ये समझता हूँ कि पंजाबी में कहते हैं उन्हें सिर्फ दसना है, तो कंसल्टेशन करनी है। इसमें कोई अप्रूवल या कोई इस किस्म की कोई चीज़ें शामिल नहीं है। उन्होंने FMU के साथ कंसल्टेशन करके तो इनको ये लॉलीपॉप दिया गया है कि जी आपको सेल्स टैक्स वालों को और फेडरल एक्साइज वालों को हमने प्रोटेक्ट कर दिया सेक्शन 41 डाल के। वेयर एज के मैं समझता हूँ कि लफ्ज़ कंसल्टेशन जो है, प्रायर कंसल्टेशन, ये सफिशेंट नहीं है। आगे चलिएगा। जहाँ तक सफिशेंट की बात है तो इस कानून से मुझे, आप मेरे सारे सीनियर्स बैठे हैं, एक बहुत बड़ा गिला है।
वो गिला ये है सर कि पूरे लॉ में, आप चूँकि हमारे बड़े हैं, हर जगह पे हर फोरम पे जाते हैं, पूरे लॉ में जगह 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 एब्रीवेशंस इस्तेमाल हुई हैं, CTC फलां, CTR फलां फलां, पता नहीं कितनी एब्रीवेशंस इस्तेमाल हुई हैं, CDD और ये पूरे लॉ में। अब इवन सीनियर लॉयर्स बैठे हैं, अब एक अगर पिटिशन ड्राफ्ट करते हैं तो हम इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि हम ITO 2001 ना लिखें, कि हमें तो पता है कि ITO 2001 से क्या मुराद है, लेकिन जिसके सामने वो केस पेश किया जाएगा उसे तो शायद उस वक्त बताना पड़े कि ITO से क्या मुराद है। इनकम टैक्स ऑफिसर मुराद नहीं, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है। तो पूरा एक्ट ज़्यादातर एब्रीवेशन से, अगर अभी आप मुझे भी पूछेंगे तो 4 एब्रीवेशन मुझे याद होंगी, 13 याद ही नहीं होंगी इसमें के, और पूरे एब्रीवेशन के साथ बात की गई है। इनकम टैक्स में जो प्रेडिकेट ऑफेंस है उसमें सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 192, 192A, 194 एंड 199 जो प्रोसिक्यूशन फॉर फॉल्स स्टेटमेंट इन वेरिफिकेशन एंड improper use of national tax number where tax sought to be evaded is 10 million rupee or more। ये improper use of NTN देखने में हमें बड़ा लगता है कि यार इतना छोटा सा भाई ऑफेंस है और इसको आपने प्रेडिकेट ऑफेंस में डाल दिया है। तो जब ये वाली बात अगर समझ ना आए तो आप फालूदे वाले का केस और वो बाकी केसेस जहन में रखिएगा तो आपको समझ आ जाएगी कि किसी का NTN यूज़ करने से और ये सारी चीज़ें क्यों होती है और क्यों इसको प्रेडिकेट ऑफेंस में डाला गया है। नेक्स्ट, सेल्स टैक्स एक्ट में सेक्शन 11 सब सेक्शन 11 और 13 है। सेक्शन 33 जो है वो पेनल्टीज़ को डील करता है और उसका जो सब सेक्शन 33 का जो सब क्लासेस कह लें 13 और 11 है वो टैक्स फ्रॉड को डील करती हैं। यानी जो केसेस टैक्स फ्रॉड के ज़िम्मे में आते हैं, जो केसेस मैं रिपीट करता हूँ टैक्स फ्रॉड के ज़िम्मे में आते हैं और ABCD जो हमने सेक्शन 3 का पढ़ा था और वो प्रोसीड ऑफ क्राइम और नोइंगली इन चीज़ों को फुलफिल करते हैं तो वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बनेगी। नेक्स्ट है, इसी तरह कस्टम एक्ट में डिफरेंट सेक्शंस हैं जो स्मगलिंग, एंटी स्मगलिंग और इन चीज़ों को डील करती हैं। लेकिन इसमें भी ये बात जहन में रखें कि इन सेक्शन के तहत अगर कोई किसी की प्रोसीडिंग चल रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यही प्रोसीडिंग वो अपनी मर्ज़ी से कन्वर्ट कर सकते हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में, नहीं। वही सेक्शन 3 का A, B, C और D आगे चले। प्रेडिकेट ऑफेंस में पाकिस्तान पिनल कोड के डिफरेंट सेक्शंस हैं। नैब के सेक्शन 9 है जो करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस को डील करता है, वो प्रेडिकेट ऑफेंस है। इसी तरह रजिस्टर्ड डिज़ाइन ऑर्डिनेंस 2000 है, ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस है, आर्म्स एक्ट है, फॉरेनर्स एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है। ये जो शेड्यूल 1 दिया हुआ है ये मैंने चंद लिखे हैं, इसमें पूरी एक डिटेल है। जब आप लोग पढ़ेंगे, ये वेबसाइट पे भी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सबको पता है, मैं वैसी बात कर रहा हूँ कि वेबसाइट पे भी पढ़ा है, अपने पास डाउनलोड करें, इसको सेव करें, इसको समझें कि पूरे शेड्यूल में फिर ये अगर मैंने पाकिस्तान पिनल कोड लिख दिया इसका ये मतलब नहीं कि पूरे का पूरा वही बात रिपीट कर रहा हूँ, उसमें सेक्शंस लिखे हैं तो उसको फिर 3A, B, C, D से मिला के पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट चले, एग्जाम्पल्स जो हैं ऑफेंस ऑफ मनी प्रेडिकेट ऑफेंस की, उसमें है करप्शन है, ब्राइबरी है, फ्रॉड है, फॉर्जरी है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से अयान अली वाला केस मकसद नहीं है, सिर्फ एक मकसद नहीं है, इसमें करप्शन भी आ जाएगी, इसमें ब्राइबरी भी आ जाएगी, इसमें फ्रॉड भी आ जाएगा, फॉर्जरी भी आ जाएगी और ये सारी चीज़ें, किडनैपिंग वगैरह, लेकिन सेक्शन 3 के साथ मिला के पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट चलिए, वहाँ पे जहाँ पे सेक्शन 3 में बात हुई थी तो 2 बातें हुई थी। एक प्रेडिकेट ऑफेंस होना ज़रूरी है और दूसरे नंबर पे अगर प्रेडिकेट ऑफेंस में नहीं आता तो फॉरेन सीरियस ऑफेंस का होना ज़रूरी है। इन दोनों में से कोई भी एक होगा तो उसके ख़िलाफ़ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की प्रोसीडिंग स्टार्ट की जा सकती है। नेक्स्ट चलिए, इसमें जो इन्वेस्टिगेटिंग और प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज़ हैं वो नैब है, FIA है, ANF है, DGI&I कस्टम्स हैं और DGI&I FBR हैं, प्रोविंशियल काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है और एनी अदर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी अगर नोटिफाई हुई तो। नेक्स्ट,
अब सेक्शन 9 जो है, अगर किसी की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है तो सबसे पहले उसकी जो इन्वेस्टिगेशन होगी उसको समझने के लिए आपको सेक्शन 9 में जाना पड़ेगा। पूरा सेक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं थी। तो सेक्शन 9 में जो आपसे जो इन्वेस्टिगेशन होगी, जो आईओ होगा, जो आपसे सबसे बेसिक चीज़ें पूछी जाएंगी वो ये होगा कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है, और अर्निंग और एसेट्स की डिटेल्स और ये सारी चीज़ें, और इनको सोर्स ऑफ इनकम के साथ मिलाया जाएगा। प्रॉपर उसमें कॉन्सेप्ट है अपॉर्चुनिटी ऑफ हेयरिंग का, आपको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ऑफ हेयरिंग दी जाएगी, और कंप्लीट प्रोसेस दिया गया है कि अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी कैसे होगी और डी अटैचमेंट कैसे होगी। आगे चल के हम अटैचमेंट और डी अटैचमेंट को भी देखेंगे। नेक्स्ट चलिएगा। पनिशमेंट सेक्शन 4, इसमें जो इम्प्रिजनमेंट है, अगर प्रोसीडिंग और इन्वेस्टिगेशन और इन सारे मराहल से गुजरने के बाद वो बात कंफर्म हो जाती है, तो इसमें जो इम्प्रिजनमेंट है वो नॉट लेस देन 1 ईयर है, जो कि अप टू द एक्सटेंड ऑफ 10 ईयर्स, 1 साल से 10 साल तक। और इसमें लाइबल फॉर ए पेनल्टी है 25 मिलियन रुपीज़, और फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी भी है इसमें। और अगर इन केस ऑफ लीगल पर्सन से मुराद कंपनी, पार्टनरशिप वगैरह, ये लीगल पर्सन आप समझते हैं। अगर लीगल पर्सन है तो वो पेनल्टी जो है वो एक्सटेंड हो सकती है, मे एक्सटेंड 100 मिलियन तक। नेक्स्ट चलिएगा। पनिशमेंट में एक चीज़ जो अभी नागरा साहब ने भी बात की और आप सब लोग बैठे हैं, चूँकि हम कंसल्टेंट्स हैं, प्रेसिडेंट लाहौर टैक्स बार ने बड़ी अच्छी बात की कि हम हलाल कमाते हैं, हलाल खाते हैं, हमें जो क्लाइंट बताता है हम वही आगे करते हैं। तो अब थोड़ा सा मैं इंतहाई माजरत और अदब के साथ थोड़ा सा इसमें एडिशन ये करना होगा कि चूँकि ये लॉ इन फील्ड है, इसकी इन्फोर्समेंट है, इसमें सारी चीज़ें हैं, हमारी पकड़ भी है, क्लाइंट की तो है ही है, ठीक है। तो इनको इस तरीके से भी देखना है। तो यहाँ पे मैंने एक बात लिखी है कि शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार नहीं बनना। केस उठाते हुए, क्लाइंट बनाते हुए, क्लाइंट को रिटेन रखने के लिए, इन सारी चीज़ों के, लेकिन शाह से ज़्यादा शाह का वफ़ादार नहीं बनना। क्यों? इसमें डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स, एम्प्लॉइज़ और इफ़ फाउंड गिल्टी शेल आल्सो बी पनिशेबल अंडर दिस एक्ट। इनके अलावा जैसे ऊपर हम डी में पढ़ा था, हम सब हैं, तो इसलिए शाह से ज़्यादा शाह का वफ़ादार नहीं बनना। नेक्स्ट कीजिएगा जी। इसमें अटैचमेंट में सेक्शन 8, अगर किसी की प्रॉपर्टी की अटैचमेंट होनी है तो आपको पता होना चाहिए कि सेक्शन 8 उसमें डील करेगा। और सेक्शन 8 में अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के लिए कोर्ट की अप्रूवल इंतहाई ज़रूरी है। कोर्ट की अप्रूवल लेंगे, पहला स्टेप, प्रॉपर्टी अटैच होगी, और मैक्सिमम 120 डेज़, 120 दिन तक वो आपकी प्रॉपर्टी अटैच रख सकते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी अटैच होती है, हम लोग रिट पिटिशन में चले जाते हैं, जाना चाहिए, ज़ाहिर है क्लाइंट फीस दे रहा है, बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन जब तक वो मेच्योर होती है तो वैसे ही 120 डेज़ पूरे हो जाते हैं। तो फिर बात यह है कि अपने क्लाइंट को हमें ये बताना चाहिए कि विद इन 120 डेज़ आप प्रोसीडिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान दो। अटैचमेंट ये प्रोविजनल अटैचमेंट है, इससे ज़्यादा बाकी चीज़ों की तरफ ध्यान दो, उसमें ये। और इसमें एक सिंध हाई कोर्ट की जजमेंट है PLD 2016 पेज नंबर 607, जिसमें ये कहा गया है कि अटैचमेंट, वो बैंक अटैचमेंट है या कोई भी अटैचमेंट है, उससे पहले किसी किस्म के नोटिस की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिंध हाई कोर्ट का फरमान है। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, यहाँ तो सारे जजमेंट मास्टर्स बैठे हैं, मैं देख रहा हूँ कि उस पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि इवन अगर किसी लॉ में शो काज नोटिस, वो ऑडिट सिलेक्शन वाले जो केसेस थे, शो काज नोटिस कि प्रोविज़न नहीं भी मौजूद, तो इवन देन आपको उसको देने। लेकिन ये चूँकि लॉ एक स्पेशल सर्कमस्टांसिस में है, तो इसमें अगर वो नोटिस देंगे तो ज़ाहिर है वो अटैचमेंट से पहले ही वो सारा कुछ हो जाएगा। तो इसलिए सिंध हाई कोर्ट ने इस चीज़ को सामने रखते हुए कि नोटिस की ज़रूरत नहीं है, तो आप भी यही ध्यान में रखें कि 120 डेज़ के लिए प्रॉपर्टी आपके क्लाइंट की अटैच हुई है, तो आपने जो करना है बाकी काम करें, इसको साथ साथ देखते रहें। नेक्स्ट, और अगर सेक्शन 10 जो है वो कहता है कि वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन फेडरल गवर्नमेंट, ऑब्वियसली वो फेडरल गवर्नमेंट को ही जानी है, किसी इंडिविजुअल को नहीं जाएगी। नेक्स्ट, पावर टू अरेस्ट सेक्शन 16, अक्सर जैसे अभी प्रेसिडेंट साहब ने बात की, दोनों प्रेसिडेंट साहब ने बात की, बिलखुसूस नागरा साहब ने मिस यूज़ ऑफ पावर्स की बात की,
मेरे सामने मैं आई विटनेस हूँ कि एक हम बैठे थे एक केस में और I&I में बात चल रही थी सर के साथ इंतहाई माजरत में, तो इनकम टैक्स का इशू था। तो उन्होंने मुझे थ्रेट दी। मैं 4 साल प्रेसिडेंट रहा हूँ रावलपिंडी इस्लामाबाद टैक्स बार एसोसिएशन का, थोड़ा बहुत काम भी समझता हूँ। उसने कहा शाह जी इंज करना चाहिए तो कर लो, नहीं तो असं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग फिट कर लगे जे। एग्जैक्टली ये वर्डिंग थी, एग्जैक्टली कि जो करना है कर लो, इंज कर लो, इन्हें पैसे जमा करा दो वगैरह वगैरह। सॉरी उर्दू पंजाबी में इसलिए बात कर रहे हैं, सारे दोस्त बैठे। तो ये हालात हैं। तो इसलिए आपको सेक्शन 16, चूँकि आपको जब एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की बात करेंगे तो फ़ौरन आपके जहन में आ जाएगा वो FIR, बंदा अरेस्ट, ये वो पूरा। मेरा तो क्लाइंट गया, मैं भी गया, ठीक है, मेरी तो नौकरी भी गई, मेरी वकालत भी गई, क्योंकि मेरे से क्लाइंट नाराज़ हो जाएगा। तो इस सेक्शन को भी आपने पढ़ना है। और एक बात याद रखनी है, अब आप सिर्फ टैक्स के कंसल्टेंट नहीं हैं। आपको इस लॉ में, क्योंकि वाइट कॉलर क्राइम को आप नहीं डील करना है, बाहर से आके कोई हमारा भाई डील नहीं कर सकेगा। जो बेहतर आप डील कर सकते हैं वाइट कॉलर क्राइम्स को, बिलखसूस एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को, हमारे बाकी दोस्त जो हैं वो आपसे बेहतर नहीं कर सकते। तो इसलिए इस लॉ में ये कहा गया है कि ऑल दी प्रोविजंस ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है वो अप्लाई होंगी। तो अब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड मैक्सिमम दोस्तों को तो पता है, तो वो उसमें वारंट है और ये सारी चीज़ें पूरी डिटेल है। तो इसलिए सेक्शन 16 जो है, सेक्शन 16 ये है, आप ज़रूर इससे अपने आप को गुजारिएगा। नेक्स्ट, जुरिस्डिक्शन, जैसे हमारे इनकम टैक्स के कंप्लेंट के जो केसेस हैं वो स्पेशल जज कस्टम, एंटी स्मगलिंग एंड टैक्सेशन सब के पास जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लेवल का जज होता है, तो इसकी भी जो जुरिस्डिक्शन है वो उन्हीं के पास है। नेक्स्ट, अभी जैसे बात हुई कि एप्लीकेशन ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, द प्रोविजन ऑफ CRPC शैल अप्लाई टू अरेस्ट, बेल, बॉन्ड्स, सर्च, सीजर, अटैचमेंट, फॉरफीचर, कन्फिस्केशन, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन एंड ऑल अदर प्रोसीडिंग। आपने जब भी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का केस लेना है, अगर वो स्पेशल जज साहब के पास है, तो आपने ये चीज़ें सेक्शन 22 को भी, और जैसे सेक्शन 16 की बात हुई उसको पढ़ के, और बिलखसूस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इस हवाले से आपने तैयारी करके रखनी है। ताकि मैं एक छोटी सी बात यहाँ पे ज़रूर करूँगा, मैं और मेरे भाई हैं सैयद तनसीर बुखारी साहब, हमने जब स्टार्ट किया तो हमने कहा कि किस के साथ एज ए जूनियर काम करें, किसके साथ बैठें, तो समझ नहीं आई, तो हमने खुद ही शुरू कर दिया। बेउस्तादे हैं, माफ़ कीजिएगा, समझ नहीं आई, लेकिन पर्सनैलिटी थी शाय कि यार मैं उससे पूछूंगा वो पता नहीं माइंड ना कर जाए। अब बिलीव करें, यकीन करें, मेरे जूनियर जितने दोस्त बैठे हैं, जूनियर तो नहीं सभी सीनियर, जितने मेरे दोस्त बैठे हैं, बिलीव करें, हम दोनों भाइयों ने किताब से दोस्ती की। जो कन्फ्यूजन आई, मैंने विर्क साहब दोस्त ये वो आज फ़ोन करता हूँ, सबको फ़ोन करता हूँ, साजिया 10 तक ही करना, लेकिन किताब, आपको भी मेरे जितने दोस्त भाई बैठे हैं जो अभी इस प्रोसेस जिन्होंने स्टार्ट किया है 5-10, किताब से दोस्ती लगाएं। जब तक आप किताब से दोस्ती नहीं लगाएंगे, आईओ के सामने आप ऐसे खड़े नहीं हो सकते, आप ऐसे ही खड़े होंगे और उसको ऐसे ऐसे कर रहे होंगे। तो इसलिए टैक्स कंसल्टेंट हजरात, आपको कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी आप पढ़ना है। आगे चले, अपील, अगर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो स्पेशल जज कस्टम है उनकी जो अपील है वो विदिन 60 डेज आपने हाई कोर्ट में करनी है। नेक्स्ट, इसी तरह ऑफेंस बाय कंपनीज, ऊपर इसकी बात हो गई है, इसमें इसके सारे डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स और ये सारे लोग इसमें शामिल हैं, लेकिन वही सेक्शन 3A-B-C को अगर वो इसमें नोइंगली कर रहे हैं वो, क्योंकि जैसे अभी बात हुई कि शाह से ज़्यादा शाह के वफादार, अगर ये प्रोसिक्यूशन में साबित हो जाता है कि CFO साहब, फाइनेंस मैनेजर साहब मालिकों को खुश करने के लिए शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बने और ये सारा कुछ उन्होंने किया है, तो ये प्रोसिक्यूशन के लिए कोई मुश्किल भी नहीं है। तो इसलिए आपने अपने क्लाइंट्स को ये भी बताना है कि थोड़ा सा ज़्यादा कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, अपने मामला सीधे कर लें, अब वो वक्त नहीं है। मैं जैसे अभी प्रेसिडेंट साहब नागरा साहब ने कहा कि ये वक्त आने वाला है, मैं तो कीर बुखारी आपको बता रहा हूँ, 3 से 4 साल बाद इनकम टैक्स, सेल टैक्स आप लोग भूल जाएंगे, हर एक के साथ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, और अगर आप इनको पढ़ेंगे तो, इसलिए इन चीज़ों को समझना इंतहाई ज़रूरी है। आगे चलें,
अब पार्ट 2 पे आ जाते हैं, जो रजिस्ट्रेशन के हवाले से अभी बात हो रही थी। पार्ट 2 में आजकल जो हॉट टॉपिक है, हॉट इशू है, वो रजिस्ट्रेशन के हवाले से हम लायर्स को भी नोटिस आ रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी आ रहे हैं, टैक्स प्रैक्टिशनर्स को भी आ रहे हैं, रियल एस्टेट डेवलपर्स, बिल्डर, इन सब लोगों को जो इसमें आते हैं उनको नोटिस आ रहे हैं। इसमें सबसे पहले अभी जो सर्विसेज हम लोग दे रहे हैं वो सर्विसेज मैं बताऊंगा। तो जब आपको रजिस्ट्रेशन का लेटर आए या आ गया है तो आपने ये देखना है कि आप ये सर्विसेज दे रहे हैं कि नहीं दे रहे अपने क्लाइंट को। इसलिए इसको ये पढ़ना भी बड़ा ज़रूरी है। इधर तो 5-6 स्लाइडें तेज़ी से निकल जाएंगी, समझना भी बड़ा ज़रूरी है। और अगर आपको ये समझ आ गया तो आप एक बेहतर रिस्पांस दे सकेंगे कि आप ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अब रेगुलेटरी अथॉरिटी जो हैं, चूँकि FBR ने के अंडर हमारे रेगुलेशंस हैं, ICAP ने अपने उन्होंने बना लिए हैं रेगुलेशन, ICMAP ने बना लिए हैं। उसमें मैं प्रेसिडेंट साहब से बात करूंगा और बिलखसूस हमारे जो वाइस चेयरमैन साहब, इनसे बात करूंगा। ये हमारा असासा है। अभी पाकिस्तान बार कौंसिल ने जो एडवोकेट्स हैं उनके लिए नहीं बनाए, तो क्योंकि ICAP तो कर चुका जो उसने करना था, वो बड़ी एक डिटेल इसमें सारा कुछ मौजूद है, और ICMAP कर चुका है। तो एडवोकेट्स की हद तक अभी पाकिस्तान बार कौंसिल जो है, क्योंकि उनकी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उन्होंने ही अगर ये ऑफेंस कमिट होगा तो उसका लाइसेंस कैंसिल करना है और ये सारा कुछ करना है। लेकिन ताहाल अभी तक, आज की डेट तक, ICAP के बन चुके, ICMAP के बन चुके, पाकिस्तान बार कौंसिल ने अभी तक कोई अपने रेगुलेशन से बनाए नहीं हैं। तो जनाब हमारे इंतहाई सीनियर लीडर मौजूद हैं, ये ज़रूर ये बात उठाएं और ये कैसे बनने चाहिए, इसका एक ड्राफ्ट बनाया जाए ताकि हमें आपको अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि खाम खा के लांझे। उसकी वजह ये है, इंतहाई अदब के साथ मेरे भाई बैठे, हम फ्रंट लाइन पे खेल रहे होते हैं, क्लाइंट पीछे सो रहा है, हमारी लड़ाई भी हो रही है, झगड़ा भी हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है, प्यार मोहब्बत भी किसी के साथ हो रही है, हम फ्रंट लाइन पे हैं। तो इसलिए हमारे लिए ये छोटा थ्रेट नहीं है, इस पर काम करने की ज़रूरत है, इसको देखने की ज़रूरत है, इसको समझने की ज़रूरत है। और जैसे हर साल मुख्तलिफ इनकम टैक्स में, सेल टैक्स में, फाइनेंस एक्ट के ज़रिए अमेंडमेंट्स आती हैं, तो पाकिस्तान बार कौंसिल, ICAP, ये सारे, और बिलखसूस पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन इस पर उठाए और अपनी कोई प्रपोज़ल बना के दे। तो इसमें जो फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय रिपोर्टिंग एंटिटीज़ में 2 लोग हैं। नंबर 1 पे है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स वगैरह, और नंबर 2 पे है नॉन फाइनेंशियल बिजनेसेस एंड प्रोफेशंस। अब इधर ये DNFBP, आगे हम जहाँ जहाँ जाएंगे तो यही एब्रीवेशन इस्तेमाल होगा। मैं भी भूल जाता हूँ कि क्या था वो एब्रीवेशन, लेकिन नॉन फाइनेंशियल बिजनेसेस एंड प्रोफेशंस। एंड नेक्स्ट चले, सेक्शन 7 डील करता है इस सारे मामले को, जो पार्ट 2 में है उसको अगर आपने समझना है तो सेक्शन 7 है। सेक्शन 7 पूरा नहीं मैंने लिखा, सिंपली 2 लफ्ज़, 2 चीज़ें आपने याद रखनी है कि एवरी रिपोर्टिंग एंटिटी शेल फाइल STR, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, ये ला में नहीं लिखा, उधर लफ्ज़ सिर्फ STR ही लिखा है, ऑब्लिक CTR, करेंसी ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट, ये करेगा। और 10 साल तक जो उसका रिकॉर्ड है वो मेंटेन करेगा, अपने पास रखेगा। और उसके अलावा एक बात और लिखिए कि अगर वो लिटिगेशन की नज़र हो जाता है मामला, तो जब तक उसकी फाइनल एडजुडिकेशन हो नहीं जाती तो वो पाबंद है उसका सारा रिकॉर्ड और वो सारी चीज़ें रखेगा। नेक्स्ट, इसमें 7A जो है वो है कंडक्टिंग CDD। CDD मीन कस्टमर ड्यू डिलिजेंस, ये भी आपकी ज़िम्मेदारी है। और हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भाई और जो टैक्स प्रैक्टिशनर्स हैं उनकी ज़्यादा ज़िम्मेदारी है कि उन्होंने अपना जो लफ्ज़ कस्टमर है उसकी ये सारी ड्यू डिलिजेंस भी करनी है, ये सारी चीज़ें उन्होंने रखनी है। उनके जो रेगुलेशंस बने हैं वहाँ पे ये CDD का बड़े डिटेल से डिस्कस हुआ है, उसको देखिएगा। इसमें जो शेड्यूल 4 है उसमें रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ डिफ़ाइन की गई हैं। जैसे शेड्यूल 1 में हमने बताया कि प्रेडिकेट ऑफेंस के हवाले से सारी डिटेल्स हैं। तो अगर आप अथॉरिटीज़ देखेंगे कि इसमें अथॉरिटीज़ कौन कौन सी हैं, तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का शेड्यूल 4 है। जो उसके अलावा शेड्यूल 4 में SRB
SRB मीन्स सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज़, जिसमें ICAP है, ICMAP है और पंजाब बार कौंसल है, इनको भी शेड्यूल 4 में रखा गया है। वो वाला शेड्यूल 4 नहीं, ये दूसरा शेड्यूल 4 है। शेड्यूल 4 में रखा गया है। पहले वाले 2 ICAP और ICMA ने अपने रेगुलेशंस बना लिए हैं, पाकिस्तान बार कौंसल ने अभी इस पर सोचा है या नहीं, हमारे लीडर पीछे बैठे हैं, ये बताएंगे। नेक्स्ट चलिए, सेक्शन 12, नो सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें सेव किया गया है किस चीज़ को, कि सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 7। सेक्शन 7 जो कहता है कि जी ये आप एंटिटीज़ हैं, आपने रिपोर्टिंग करनी है और ये सारे काम करने हैं, उसके हवाले से ये सेविंग क्लाज आपको दी गई है कि द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नॉन फाइनेंशियल बिजनेसेस एंड प्रोफेशन, हम सब लोग और रियल एस्टेट और ज्वेलर्स वगैरह प्रोफेशंस and their officers shall not be liable to any civil, criminal or disciplinary proceedings against them for, ये ज़रूरी है, इससे ये मुराद ना लीजिएगा कभी भी कि ये बिल्कुल आप सेक्शन 12 के तहत आज़ाद हो गए हैं, नहीं, वो ऊपर बात हो चुकी है। 5 लाख पेनल्टी भी है, 5 साल की इम्प्रिजनमेंट भी है, इसको मिसकंसीव ना कीजिएगा। फार के आगे पढ़िएगा, फॉर फर्निशिंग इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड अंडर दिस एक्ट आर द रूल्स एंड रेगुलेशन मेड देयर अंडर, वही नोइंगली वाली बात। और उसके अलावा भी कि फ़र्ज़ कर लें मेरी एक इन्फॉर्मेशन है, आपने उसको रिपोर्ट कर दिया, तो मैं आप पे डैमेजेस और ये सारी चीज़ें, इसकी भी ये सेविंग क्लाज है कि मैं वो सारे आपके ख़िलाफ़ जो काम है वो नहीं कर सकूँगा। नेक्स्ट, सेक्शन 33 लाइबिलिटी, ये वो बात आगे क्लियर होगी। फॉर फेलियर टू फाइल STR एंड फॉर प्रोवाइडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन। STR मीन सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, जो आप लोगों ने, मैंने, हमने फाइल करनी है। Whoever willfully fails to comply with the suspicious transaction reporting requirement as provided in section 7 or give false information shall be liable for imprisonment for a term which may be extended to 5 years or with fine which may be extended to 5 lakh। अब यहाँ पे रुकें, हमारे पास एक क्लाइंट आता है, जो वो हमें बताता है हमने वही करना है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी हर ट्रांजैक्शन को हमने रिपोर्ट करना है, ऐसा नहीं है। हमें ये जिम्मेदारी दे दी गई है कि हमने उसकी हर ट्रांजैक्शन, इस लॉ के मुताबिक हमने उसके हर ट्रांजैक्शन पे नज़र रखनी है, और हम अगर ये समझते हैं कि ये ट्रांजैक्शन सस्पिशियस है तो उसकी रिपोर्ट करनी है। तो उस हवाले से भी कि अगर कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन चली जाती है, ठीक है, लेकिन उसमें इम्प्रिजनमेंट और ये सारी चीज़ें इस वजह से हैं कि इसको मिसयूज़ भी ना किया जाए। फॉल्स इंफॉर्मेशन को आप दोनों तरफ रख के देखें कि एक आपका क्लाइंट है, खुदा ना खास्ता वो आपके पास आया, आके कहता है मेरी फ़ाइल वापस कर दें, तो आप उसकी CTR या STR देना शुरू। फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं, आपने देखना है कि वो प्रेडिकेट ऑफेंस और प्रोसीड ऑफ क्राइम में आता है, तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ कन्विक्शन ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी द कंसर्न, अब इसमें यह है कि जैसे ICAP है और ICMAP है, चूँकि वो अपने रेगुलेशंस बना चुके हैं, वो बात हो रही है कि अगर उसकी कन्विक्शन हो जाती है, जो रिपोर्टिंग एंटिटी है, अगर वो रियल एस्टेट एजेंट है, ज्वेलर्स है, तो वो FBR उसका देखेगा। और इसी तरह अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो ICAP उसका लाइसेंस कैंसिल कर सकता है, उस हवाले से बात हो रही है। और इसी तरह अगर ICMAP है तो ICMAP वाले उसका लाइसेंस, और अभी तक रेगुलेशंस पाकिस्तान बार कौंसिल के नहीं बने। आगे चलिए, SRO 924 29/9/2020 को, जो आप सब लोगों ने, चूँकि ये FBR के वेब पोर्टल पे था, आप सब लोगों ने देख लिया होगा। ये कहता है कि रियल एस्टेट एजेंट्स, बिल्डर्स, डेवलपर्स, डीलर्स इन प्रीशियस metal and precious stones including jewelers and gem dealers, lawyers, accountants and other legal profession who carry out monetary transaction for their clients। अब रिपोर्टिंग की जो बात हुई कि रिपोर्टिंग के लिए आपको जब रजिस्ट्रेशन के लिए कहा जा रहा है कि आप लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन करानी है, तो अब इससे आगे की जो बातें आएंगी वो आपने देखना है कि वो आप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इसमें मैंने हाईलाइट किया है कि हु carry out monetary transaction for their clients concerning the following activities। नीचे आ जाए। नंबर 1, managing, operating
buying and selling of real estate, legal person and legal arrangement and preparing documents thereof. अब साथ साथ तर्जमा करने की बजाय हम तेज़ी से चलते जाएंगे क्योंकि चीज़ें काफ़ी हैं. नंबर 2, मैनेजिंग ऑफ क्लाइंट मनी, सिक्योरिटीज़ और अदर एसेट्स. नंबर 3, मैनेजिंग बैंक सेविंग्स और सिक्योरिटी अकाउंट. नेक्स्ट, मैनेजिंग से मुराद क्या है, इस पे एंड पे जाके डिस्कस करेंगे कि मैनेजिंग से क्या मुराद है आगे चल के. ऑर्गेनाइजिंग कंट्रीब्यूशन फॉर क्रिएशन. नेक्स्ट, आगे वो कट के क्रिएशन ऑफ कंपनीज है कि ये जो लोग हम कंपनीज इनकॉर्पोरेट वगैरह करा रहे हैं उस हवाले से भी आपने ये सारी चीज़ें देखनी है. इसी तरह ट्रस्ट एंड कंपनी सर्विस प्रोवाइडर व्हेन दे कैरी आउट मॉनिटरी ट्रांजैक्शन और सर्विसेज फॉर ए क्लाइंट कंसर्निंग द फॉलोइंग एक्टिविटी. ट्रस्ट के हवाले, एक्टिंग एज ए फॉर्मेशन एजेंट ऑफ लीगल पर्सन इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी. नंबर 2, एक्टिंग एज और अरेंजिंग फॉर एन अदर पर्सन. नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग ए रजिस्टर्ड ऑफिस. अक्सर हमारे जो यंग लायर्स हैं वो जिस वक्त इनकम टैक्स की प्रोफाइल बना रहे होते हैं किसी अपने क्लाइंट की, और वो आके कहता है कि जी मेरे पास अभी ऑफिस तो नहीं है, मैंने लेना है, अभी तो मैं जस्ट इनकॉर्पोरेशन करा रहा हूँ या एनटीएन ले रहा हूँ. तो अक्सर देखने में आया है कि हमारे जो कंसल्टेंट्स हैं वो क्लाइंट को रिटेन करने के लिए अपना ऑफिस का एड्रेस भी दे देते हैं. सब नहीं देते होंगे, कुछ लोग. उस हवाले से बात हो रही है. प्रोवाइडिंग ए रजिस्टर्ड ऑफिस, बिजनेस एड्रेस और अकोमोडेशन, correspondence or administrative address for a company, a partnership or any other legal person. ये आपने बड़ा ख्याल रखना है कि आपने ऑफिस का एड्रेस कभी भी किसी के लिए भी इस्तेमाल नहीं होगा. एक्टिंग एज और अरेंजिंग फॉर एन अदर पर्सन टू एक्ट एज ए ट्रस्टी ऑफ ए ट्रस्ट. नेक्स्ट है एक्टिंग एज और अरेंजिंग फॉर एन अदर पर्सन टू एक्ट एज ए नॉमिनी शेयर होल्डर फॉर एन अदर पर्सन. नेक्स्ट चलिएगा. अब इसमें कुछ रेड फ्लैग इंडिकेटर्स भी दिए गए हैं. वो अकाउंटेंट्स के लिए भी हैं रेड फ्लैग इंडिकेटर्स, वो रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए भी हैं, वो डेवलपर्स के लिए भी हैं, वो प्रमोटर्स के लिए भी हैं, वो मुख्तलिफ लोगों के लिए हैं. तो चीदा जो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी थे वो इसमें लिखती हैं. अब रेड फ्लैग इंडिकेटर्स फॉर अकाउंटेंट्स में उन्होंने ये कहा है कि पॉलिटिकली एक्सपोज्ड क्लाइंट फैमिली मेम्बर्स, क्लाइंट्स वो आस्क फॉर शॉर्टकट्स. अगर वो कोई क्लाइंट आता है और आपको कहता है कि ऐसे ऐसे कर लें तो आपने उसको भी परखना है. यानी इसका बार बार मैं कहूँगा आगे, चूँकि दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, कि इसका ये मतलब नहीं है कि इसकी रिपोर्ट आपने कर देनी है. ये आपके लिए इंडिकेटर है कि ये गाड़ी मुड़ने लगी है, मैंने ब्रेक लगानी है, मैंने आगे देखना है. क्लाइंट ऑन्स एसेट लोकेटेड अब्रॉड नॉट डिक्लेयर्ड इन द टैक्स रिटर्न. नेक्स्ट, क्लाइंट हु ऑब्टेन्स लोन फ्रॉम अनआइडेंटिफाइड पार्टीज. अक्सर आप लोग देखते हैं. कंपनी रिकॉर्ड consistently reflects sales at less than cost, but the company continues without reasonable explanation of the continued loss. Next, company has a long period of inactive following incorporation followed by a sudden and unexplained increase in finance. एक कंपनी बिल्कुल साइलेंट पड़ी है, 10 साल से पड़ी है, यकदम वो आता है और वो काम शुरू हो जाता है और मिलियंस और ट्रिलियंस की ट्रांजैक्शन उसमें शुरू हो जाती हैं, तो आपने उसको भी परखना है. कंपनी शोइंग हाई टर्नओवर इन इट्स अकाउंट बट डू नॉट हैव फिजिकल प्रेजेंस अपरेंट कमर्शियल एक्टिविटीज़. और नेक्स्ट है कि कंपनी इज़ रजिस्टर्ड एट ए फेक एड्रेस. आपको भी पता है कि उसका एड्रेस फेक है. ये सारी चीज़ें हैं, तो ये भी आपके रेड फ्लैग इंडिकेटर्स में आएगा. नेक्स्ट चलिएगा. क्लाइंट्स हु ऑफर टू पे अनयूजुअल हाई लेवल्स ऑफ फ़ी. ये आपने अक्सर देखा होगा किस तरह के लोग जब आपके पास आते हैं तो अगर किसी काम का आप अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है तो कोई 5-10 हज़ार 20 हज़ार लेता है, तो वो आप जो कहेंगे वो कहता है बस पैसे ले और ये काम करे. तो ये आपके लिए उस वक्त देखना होगा कि आपने इसको सस्पिशियस ट्रांजैक्शन में डालना है या नहीं डालना. क्लाइंट्स वो चेंज देयर मीन्स ऑफ पेमेंट फ्रीक्वेंटली फॉर ट्रांजैक्शन एट द लास्ट मिनट. नेक्स्ट है सिचुएशंस where advice on the setting up of or legal arrangements trust work may be misused. Next, अब रेड फ्लैग इंडिकेटर्स फॉर अकाउंटेंट की सिर्फ हेडिंग लिखती हैं जो लॉ में उधर लिखी हैं. वो ये है कि ट्रांजैक्शन डू नॉट मेक इकोनॉमिक सेंस, ट्रांजैक्शन इनकन्सिस्टेंट विद द कस्टमर्स बिजनेस. उसकी जो ट्रांजैक्शन है कि अगर एक
हैवी उसकी कैश ट्रांजैक्शन हो रही है और उसका बिजनेस कुछ और है, तो ये सारी चीज़ें देखने वाली है। ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग लार्ज अमाउंट ऑफ कैश ट्रांजैक्शन फ्रॉम एंड टू ब्रॉड, ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग अनआइडेंटिफाइड पार्टीज। नेक्स्ट, यानी आपका क्लाइंट है, ये रोज़ की प्रॉब्लम है। आपका एक क्लाइंट है ABC, उसका काम ही कैश का है और वो मिलियंस ऑफ रुपये की उसकी एक महीने की सेल है। आप उसे कहते हैं कि जी आप अपने डीलर्स का, कस्टमर्स का नाम बताएं, मैंने उसके NTN के हिसाब से उसकी सेल टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है। उसकी मजबूरी है, क्यों? अगर वो उन 200 लोगों का नाम देगा तो वो लोग शायद उसके साथ काम ना करें, B के साथ चले जाएं। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम सब लोग फेस कर रहे हैं। तो इस हवाले से बात हो रही है कि अगर आपका क्लाइंट आपको अपने कस्टमर्स का नाम नहीं बताता और वो कहता है ये कैश आ रही है, तो ये भी सारों को नहीं, आपने अपने हिसाब से परखना है। अनऑथोराइज्ड और इम्प्रॉपरली रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन, इनएडिक्वेट ऑडिट ट्रेल्स, instruction to an accountant from the client to conduct transaction without legitimate or economic reason, client make large payment to subsidiaries or other entities within the group that do not appear within normal course of business. Next, client makes payment to other companies with similar or identical directors, shareholders or beneficial owners without any plausible reason. Client is making unusual payment in cash which does not commensurate with business activity. Next, usually high value transactions जब हो रही हो, अक्सर आप लोगों के पास भी कई लोग क्लाइंट शायद आए हों कि वो IT का काम कर रहे हैं, वेब डिज़ाइनिंग का काम कर रहे हैं, और अगर आप उन लोगों को देखेंगे मिलियंस ऑफ रुपये उनके बाहर से आ रहे हैं और वो वेब डिज़ाइनिंग और ये सारे काम कर रहे हैं। मेजॉरिटी ठीक लोग होते हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ें आपने ज़रा ज़्यादा उसमें देखनी है कि उनकी अगर इनफ्लो हैवी हो रही है और वो IT और इस तरह के काम में है, आपने देखना है, ये हमारा कौमी फरीज़ा भी है। ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स दैट आर इन, हाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अक्सर हम जब वेल्थ स्टेटमेंट बना रहे होते हैं तो क्लाइंट को कहते हैं कि आपकी वाइट मनी नहीं है, तो वो क्लाइंट कहता है कि जी, फिर आप कहते हैं, मैं कहता हूँ कि यार इस तरह करो कि तुम्हारी 25 साल पहले शादी हुई थी ना, तो तुम कहो कि मैंने ये ना 25 तोले जेवर था, मैंने 25 लाख का बेच दिया है, तो ये कैश डाल देते हैं, ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं। ये ऐसे वैसे जो है ना, वो उसमें उन्होंने ये कहा है कि ऐसे गिफ्ट, ऐसे इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज़ जो बज़ाहिर डॉक्यूमेंटेड ना हो, उसको भी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में आपने देखना है। एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न क्लाइंट ने तो देखना ही देखना है। आप उससे जो डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं, आपकी पकड़ मेरी पकड़ नहीं है, लेकिन जो हम अपनी सेटिस्फेक्शन कर सकते हैं, जिस लेवल तक हम अपनी सेटिस्फेक्शन कर सकते हैं कि कल को इंतहाई माजरत के साथ कि वो जाके IO को ये ना कहे कि जी मुझे तो नहीं पता, मुझे वकील साहब ने कहा था फलां ज्वेलर्स के पास चला जा, 50 लाख रुपए की रसीद ले आ, ठीक है, कौन इज़्ज़त बचाएगा? अब तो इज़्ज़त बचाओ प्रोग्राम है। नेक्स्ट चलिएगा। अनयूजुअली हाई वैल्यू, ये होगी बात। ट्रांजैक्शन यूजिंग अनट्रेसेबल पेमेंट methods including bearer instrument or new payment method, transaction that appear to be routing with outgoing and incoming transactions similar in size sent and received from the same parties, transaction where there is a lack of information or explanation or where explanations are unsatisfactory, or transaction which are undervalued. Next, रियल एस्टेट एजेंट्स अगर आपके क्लाइंट्स हैं और वो आते हैं, वो जो डेवलपर्स हैं, बिल्डर्स हैं या प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, ये सारे लोग, तो आपने चूँकि आप इनके डाटा और ये सारी चीज़ें आप इनकी रिटर्न्स में कर रहे हैं, तो इसमें आपने अपने क्लाइंट्स को भी बताना है और ख़ुद भी हमें पता होना चाहिए कि परचेज़र सेलर, अगर परचेज़र सेलर की जो इकनॉमिक प्रोफाइल है वो डज़ नॉट अलाइन विद द कास्ट ऑफ प्रॉपर्टी, वो देखना है। सोर्स ऑफ फंड्स कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड और इज़ अनक्लियर, देखना ये रियल एस्टेट एजेंट ने है। इसकी सस्पिशियस रिपोर्टिंग रियल एस्टेट एजेंट ने करनी है। अपने क्लाइंट जो कि वो रियल एस्टेट एजेंट है या डेवलपर है या बिल्डर है, वो हमने गाइड करना है। इस हवाले से बात हो रही है। परचेजर सेलर इज लिंक्ड टू नेगेटिव न्यूज़ और नेम्ड इन द न्यूज़ रिपोर्ट ऑन द क्राइम कमिटेड और अंडर लॉ इन्फोर्समेंट इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी। नेक्स्ट, क्लाइंट insist or using an intermediary in all inter-transaction during the transaction without sufficient justification. Client who appeared to be acting on somebody else's instructions without disclosing the identity of person.
unexplained delegation of authority by the client by using power of attorney. Purchaser seller appeared to be acting as a proxy for the purchase of the property and make attempt to conceal the identity. 2014 में जब मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद टैक्स बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बना तो उस वक़्त हमने ये रिकॉर्ड हो रही है चीज़, ये मेरे बाहर के दोस्त भी सुन रहे होंगे, हमने उस वक़्त लाहौर टैक्स बार को देखा कि ये और पाकिस्तान टैक्स बार को देखा कि ये लोग अपने मेंबर्स की एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा तवज्जो देते हैं और बिलखसूस जो विज़न है हमारे पाकिस्तान टैक्स बार के जनाब मेमन साहब का, मैं ये कहने में कतन गलत नहीं हूँ कि उस विज़न को अगर कोई लेके चल रहा है तो वो लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन चल रही है। ये बिल्कुल चीज़ रिकॉर्ड हो रही है। जितनी बड़ा सरमाया आपके पास ये लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन की सूरत में आपके पास है, मैं कोई वीडियो जो यूट्यूब पे लोड होती है लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन की उसको मिस नहीं करता और यकीन माने बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो मैं आप वो लोग जो इस एजुकेशन में इस प्रोसेस में हैं बिलखसूस पाकिस्तान टैक्स बार और लाहौर टैक्स बार, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। हमारे दरमियान हमारे एक दोस्त सरदार अकबर अली डोगर साहब मौजूद हैं, कैंडिडेट फॉर प्रेसिडेंट लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। मैं उनके लिए भी आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सिर्फ आप 1 मिनट के लिए स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ। बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पे पाकिस्तान टैक्स बार सारी मौजूद है, आपके इलेक्टेड नुमाइंदे भी, सारे प्रैक्टिस करने वाले दोस्त भी यहाँ पे मौजूद हैं। मेरी आप सब दोस्तों से गुजारिश ये है कि 27 फरवरी को हमारा इलेक्शन है। इंडिपेंडेंट ग्रुप से मैं कैंडिडेट हूँ सदर का और मियाँ इसरारुल हक ग्रुप से हूँ, दोनों ग्रुप्स ने मुझे अनाउंस किया था। 2012 में बतौर सेक्रेटरी इलेक्ट हुआ हूँ। मैं बतौर सेक्रेटरी हाई कोर्ट अपनी कम्युनिटी को सर्व कर चुका हूँ। मेरी आप दोस्तों से गुजारिश ये है कि मेरे लिए अपने दोस्तों को कहिएगा और सबसे बड़ी रिक्वेस्ट ये है कि 27 तारीख को ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा अपने दोस्तों के हमरा और जब मुझे वोट कास्ट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जी बहुत शुक्रिया। मैं सरदार साहब आपको भी शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि इन्होंने एक और जगह पहुँचना है। अब मेरी दरख्वास्त है हमारे आज के चीफ गेस्ट मिस्टर अहमद कमाल, डायरेक्टर I&I डायरेक्टरेट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस, सर प्लीज़ कम ऑन डाइस टू शेयर योर व्यूज़। थैंक यू वेरी मच जी, बेहद मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का। एक दो छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि प्लीज़ अपने ऊपर ये तारीफ मत कर लें कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का कानून आ गया है तो अब एज इफ द स्काई इज़ गोइंग टू फॉल। नथिंग इज़ गोइंग टू हैपन, ओनली दिस इज़ अ न्यू पीस ऑफ लेजिस्लेशन एंड वी कैन ऑलवेज शेयर आवर व्यूज़ विद ईच अदर। वैसे तो अच्छी बात है जिन्होंने इतना आपको एलेबरेट किया, बातें आपको बताई, एक तरह से आपको डराया भी इन वे कि जनाब अब ये आप ख्याल रखें अपने क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्ट करते वक्त कि किन लोगों से आपने इंटरेक्ट करना है, किन से नहीं क्या करना एंड सो ऑन। इसमें जी दो चार चीज़ें हैं छोटी छोटी जो आप डिस्कस कर लेते हैं। एक जो इशू यहाँ से लर्नड काउंसिल ने रेज़ किया, दैट वाज रिगार्डिंग द नोटिसेस ऑफ गेटिंग रजिस्टर्ड एज DNFBPs, द डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेसेस एंड सर्विसेज। उसमें लेट मी वेरी कैंडिडली एंड वेरी कैटेगोरिकली एक्सप्लेन कि जो लॉयर्स की रेगुलेटरी बॉडी है दैट इज़ नॉट द FBR. FBR has got nothing to do with the registrations of the advocates and the lawyers. जो रेगुलेटरी बॉडी है फॉर द एडवोकेट्स और फॉर द लॉयर्स इज़ योर ओन बार काउंसिल्स। इसमें जो नोटिस इशू किए हुए हैं टू डिफरेंट एडवोकेट्स, मोहसिन विर्क साहब के साथ मुझे रिप्लाई आई हुई थी, मैं देख रहा था प्रॉब्ली येस्टरडे और डे हो येस्टरडे कि जी मुझे भी ये नोटिस में आ गया। तो ये बेसिकली प्लीज़ बी कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट कि जो नोटिस इशू हुए हैं दीज वर सिस्टम जनरेटेड। और जो हमें दोस्त रिप्लाई दे रहे हैं कि वी डू नॉट फॉल इन दीज 3 कैटेगरीज। FBR is only to regulate 3 categories of the DNFBPs. The first one is the jewelers, the second one is the real estate agents, and the third one is accountants, and those accountants who are not already registered with the ICAP or the ICMAP, यानी कि जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पाकिस्तान से रजिस्टर्ड है या इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स से रजिस्टर्ड है, वो भी हमारे परव्यू में नहीं आते। So FBR is the regulatory body for only 3 bodies. Let me repeat: jewelers, real estate agents and accountants, other than those who are registered with the ICAP or the ICMAP.
एंड अगेन नॉट ऑल अकाउंटेंट्स, बल्कि जैसे ये लंडन स्पीकर ने बताया कि द अकाउंटेंट्स हु आर परफॉर्मिंग सर्टेन ड्यूटीज विच आर फाइड्यूशियरी इन नेचर, लाइक डीलिंग इन रियल एस्टेट ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट्स एंड सो ऑन। तो जो लॉयर्स को नोटिस आए हैं जी, वो बिल्कुल गलत हैं। उसकी बुनियाद के ऊपर नंबर 1 कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, और अगर कोई रजिस्ट्रेशन होती भी है तो दैट शिल बी कैंसल्ड, बिकॉज लॉयर्स आर गोइंग टू बी रेगुलेटेड बाय देयर ओन सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी विच इज़ दी बार काउंसिल्स। एक तो यहाँ पे बात मैं ये क्लैरिफाई कर दूँ कि लॉयर्स FBR के डोमेन में नहीं आते, नंबर 1। नंबर 2 बात यहाँ पे हो रही थी कि मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी की। आप ये बताइए कि अभी तक डायरेक्टरेट ऑफ लाहौर I&I है, वी हैव गॉट द 2 सिविल डिविजन्स ऑफ लाहौर एंड गुजरांवाला, कितनी FIRs अभी तक लॉन्च हुई हैं अंडर द AML? इसलिए मैं आपको गुजारिश कर रहा हूँ ना कि मिसयूज ऑफ अथॉरिटी की गुंजाइश ही नहीं है, गुंजाइश रखी ही नहीं गई है, फॉर द रीज़न बीइंग कि अगर मिसयूज ऑफ अथॉरिटी हो और लोगों को नाजायज़ इस सिस्टम में घसीटा जाए और उन पर क्रिमिनल लायबिलिटीज़ उन पर लगाई जाए, तो दिस इज़ नॉट ऑन। ना ये एक्सेप्टेबल है, ना ये इसका कानून का मकसद है, और ना ही इसकी कोई इजाज़त है। इसलिए प्लीज़ कीप दिस इन माइंड कि इसमें बड़ा एक स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी चेक इज़ देयर, प्रॉपर SOP हैज़ बीन इवॉल्व। वो बाकायदा जो बनाया गया है SOP, उसके अंदर सबका इनपुट्स भी लिए गए और उसके बाद बनाया गया। इसीलिए हमने अब जो काम स्टार्ट किया है, पहली बात तो ये थोड़ा सा जैसे इन्होंने रेगुलेटरी बता ही दिया कि नॉट ऑल मैटर्स विच आर विद इन द प्रीव्यू ऑफ द सेल्स टैक्स एक्ट और द कस्टम्स एक्ट or the income tax ordinance or the federal excise act fall within anti-money laundering. They do not. Only certain matters जो कि mentioned है in the first schedule, which was the schedule prior to the amendments, जिसमें enumerate कर दिए गए, like frauds of duty, frauds of taxes, they fall within the purview of the Anti-Money Laundering Act as a predicate offence. So every matter under these 3-4 statutes which are regulated, which are administered, which are managed by the FBR, वो उसके अंदर फॉल नहीं करते, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि प्लीज़ रिमेंबर दिस कि अभी तक जो काम सारा हो रहा था वो ये हो रहा था कि जो आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो रिपोर्टिंग कर रहे थे। द रिपोर्ट्स लाइक द STRs एंड CTRs विद द जेंटलमैन एक्सप्लेन इन डिटेल, दे गो टू द FMU, द फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट। वो जो FMU है उसको अपने लेवल पे उसको देखता है, उसको एनालाइज करता है, एंड इफ इट इज़ वर्थ समथिंग दे सेंड इट टू द रिस्पेक्टिव एजेंसी, which may be the I&I, IR, the I&I Customs, the NAB, FIA, and so on. So please remember this, that a report made by the reporting entity is not an FIR. It is merely provision of an information which may lead to an FIR or which may not lead to an FIR. So पहले जिसको हम कहते हैं कि एक छानना लग गया FMU के लेवल पे, अगला जो छानना है वो एजेंसी अपने लेवल पे लगाती है, और अगर प्रेडिकेट ऑफेंस के इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, only then we will proceed under the AML and lodge an FIR. So please be clear on this कि ये ऐसा कानून नहीं है जो कि जो बात आ गई, जिसने वो बात रिपोर्ट कर दी, किसी रिपोर्टिंग एंटिटी ने कुछ कह दिया तो उसकी बात मान ली जाएगी, कतई ऐसी कोई बात नहीं है। अब इसमें थोड़ा सा हमारा चूँकि एक्सपैंड हुआ कि अभी तक रिपोर्टिंग एंटिटीज जो थी दे वर ओनली द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सितंबर 2020 में जो अमेंडमेंट्स आई हैं इन द AML एक्ट, उसके अंदर रिपोर्टिंग एंटिटीज़ का स्कोप बढ़ाया गया, जिसमें मैं जैसे गुजारिश कर रहा था कि ज्वेलर्स, रियल एस्टेट एजेंट्स, अकाउंटेंट्स वगैरह भी अब इसमें शामिल हो गए। लेकिन उन्होंने हर चीज़ रिपोर्ट नहीं करनी, सिर्फ वो चीज़ रिपोर्ट करनी है जिसमें कोई सस्पेशन है ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। सो इट इज़ ऑल्सो नैरो स्कोप, और उनकी रिपोर्टिंग पे भी कुछ नहीं होना। दे विल स्टेट गो टू द FMU, वहाँ से हमारे पास आनी और हमने देखना है कि कानून के मुताबिक इंग्रेडिएंट्स ऑफ ऑफेंस आर देयर और नॉट देयर। If the ingredients of offence are not there, they are going to be treated under the normal statutes, which may be the income tax, federal excise, sales tax, and so on. और अगर उसमें ingredients of offence है, तो still we do not lodge the FIR. We have issued call-up notices. We have not lodged a single FIR as yet. We have issued call-up notices. उन call-up notices के बुनियाद के ऊपर people are called. They are told कि what is the material against them. They are provided with an opportunity. If the matter can be explained, that is the end of the matter. कोई इसमें ज़बरदस्ती जोर वाली बात नहीं है। अगर एक्सप्लेन नहीं हो सकता और ingredients of predicate offence are available, only then the criminal prosecution shall be started. So इसमें जो चेक्स का इशू आप कह रहे थे या जो अनब्राइडल्ड पावर की बात है, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। एग्जेक्टिव के ऊपर जो चेक है दैट हैज़ टू बी देयर, तो दैट चेक इज़ देयर, और इसमें कोई भी जो है अभी तक, इसलिए जो अगर आप देखें तो कोई भी ऐसी बात नहीं हुई है जो कि मिसयूज अथॉरिटी की ऐसा को बात हो। हाँ, इंडिविजुअल लेवल पे किसी ने कोई बात की, फालतू किस्म की या फजूल बात की, वो बिल्कुल हो सकता है, मुमकिनात में से है। लेकिन एक जो स्ट्रक्चर्ड है मैटर, उसके अंदर वी आर मेकिंग श्योर कि AML के अंदर
मिस यूज ऑफ अथॉरिटी बिल्कुल ना हो, बिकॉज दैट विल ब्रिंग अ बैड नेम फॉर द डिपार्टमेंट, और ये उसका मकसद नहीं है। सो प्लीज़ बी रेस्ट अश्योर्ड कि इसमें कोई ऐसी जो है वो मिस यूज ऑफ अथॉरिटी का कोई इशू इसमें नहीं आएगा। इसके अलावा एक दो मामला जो और आ रहे थे कि वो जो टर्म्स की जनाब बात कर रहे थे कि प्रॉब्ली शायद डिफाइंड नहीं है, तो ये मैं गुजारिश कर देता हूँ कि टर्म्स जो हैं ये सेक्शन 2 में CDD, EDD, एग्जाम्स ड्यू डिलिजेंस वगैरह वगैरह काफ़ी हद तक डिफाइंड है। देन वी हैव दी STRs, CTRs एक्सेट्रा जो डिफाइंड है। फिर प्रोटेक्शन की जहाँ तक हम बात कर रहे थे तो इसमें कोर्ट की जो एक बहुत बड़ा रोल है। सेक्शन 14 में सर्च और सीजर कोर्ट की परमिशन से है। 32 के अंदर जो वेक्सेशियस सर्च है उसके लिए पेनल्टीज हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड। सेक्शन 33 में अगर फॉल्स STRs को जनरेट करता है उसके लिए भी पेनल्टी मौजूद है। सेक्शन 34 में अगर डिस्क्लोजर किया जाता है जानबूझ के किसी को मलाइन करने के लिए, उसके लिए भी एक है पनिशमेंट है। और उसके अलावा सेक्शन 41 जैसे बताया गया कि अगर सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज में आपने प्रोसीड करना है तो यू अगेन हैव टू कंसल्ट विद द FMU। एक यहाँ पे बात हुई कि जी शायद कंसल्टेशन काफ़ी नहीं है। मैं गुजारिश ही कर देता हूँ कि जो FMU है उससे हो कंसल्टेशन ही सकती है, बिकॉज ये पावर या डोमेन एजेंसी का है कि वो प्रोसिक्यूट करे या ना करे। So it has to be a consultation in the form of a consultation. But what probably the gentleman wanted to point out was that it should be a meaningful consultation and not this just inform them. So I agree with him. It should be a meaningful consultation, that the role of FMU should be there. तो ये मैंने अपनी तरफ से चीज़ें थी चंद एक दो चार बातें मैंने एक्सप्लेन कर दी, माय पॉइंट ऑफ व्यू एंड द वे वी प्रोसीड। जहाँ तक नोटिस की बात है, प्लीज़ रेस्ट एश्योर्ड कि अगर अव्वल तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, देयर इज अ पॉलिसी हूएवर रिप्लाइज अनटिल अनलेस कुछ रिप्लाइज शिफ्ट ना हो, देखी न जाए, रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। इन केस हो भी दैट विल इंश्योर दैट इज गोइंग टू बी कैंसल्ड अगर एक आदमी का डोमेन नहीं बनता उसको रजिस्टर करने का। अब इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन और करना चाहें मैं हाजिर हूँ, जो जिस हद तक मुझे मामला का पता है वी कैन ऑलवेज हैव अ डिस्कोर्स। Thank you very much, Mr. Ahmed Kamal, Directorate of Investigation and Intelligence। मैं एक मरतबा फिर फ़ारूक खोखर साहब, न्यूली इलेक्टेड मेंबर पंजाब बार काउंसिल फ्रॉम हाफजाबाद सीट, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो तशरीफ़ लाए। हमारी टैक्स बार का असासा हैं, नईम शाह साहब के एसोसिएट हैं, इसलिए लीडराना क्वालिटीज़ तो उनमें बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। कमरुज़्ज़मान साहब का मैंने नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि जब मेरा नाम आता है तो उनका नाम ऑटोमेटिकली उसके साथ जुड़ा हुआ है। आप दोस्तों की मोहब्बतों का शुक्रिया। जो ये इतना सीरियस टॉपिक था कि अभी तमाम आपकी खामोशी से यही लग रहा है कि शायद हम मनी लॉन्ड्रिंग अभी से ही कर रहे हैं या आइंदा हम कोई दोस्त उसमें फैसिलिटेट कर रहे हैं। लेकिन ये मेक श्योर रखें कि पंजाब बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन भी आ रहे हैं, मैं भी आप दोस्तों के सामने मौजूद हूँ, तो वो हम तमाम इसमें पाकिस्तान बार काउंसिल्स के अभी एहसन बून साहब के साथ भी मेरी बात हुई, आबद साकी साहब, आज़म नज़ीर तारड़ साहब, क्योंकि उस तमाम लेजिस्लेशन में हम इक्विवेलेंट उनका पार्ट हैं और पंजाब बार काउंसिल, पाकिस्तान बार काउंसिल इस पे लेजिस्लेशन इमीडिएटली वो कॉल कर रही है। रूल्स मेकिंग जो हमारी कमेटी है हम उसके लिए भी वो चेयरमैन साहब को लिख रहे हैं, इंशाल्लाह हम इसमें फ़र्दर प्रोसीड करेंगे। मैं आप गुजारिश करूँगा पैट्रन ऑफ द पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन, फॉर्मर प्रेसिडेंट पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन मिस्टर अब्दुल कादिर मेमन टू प्लीज़ कम ऑन डायस फॉर शेयर योर व्यूज़। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का जितना तौकीर साहब ने और हमारे चीफ गेस्ट साहब ने जो है वो हमें आज किया है, अहमद कमाल साहब ने, लेकिन मैंने जो थोड़ा सा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ को पढ़ा या उसके रेगुलेशंस को पढ़े जो कि हैं, या फिर हमने उसमें जो रेड फ्लैग्स के जो सिलसिले में जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रेड फ्लैग्स को पॉइंट आउट किया है, फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपने उन लोगों को जिनको वो रेगुलेट करते हैं, और आपको हैरानगी होगी कि स्टेट बैंक सिर्फ बैंकों को रेगुलेट नहीं करता बल्कि वो मनी एक्सचेंज के लोगों को भी करता है, वो एक्सचेंज हाउसेस को भी, देयर आर नंबर ऑफ NBFCs विच आर जिसके लिए वो रेगुलेटर है। तो हमें इसके साथ साथ स्टेट बैंक के जो रेगुलेशंस हैं उसको भी हमें देखना ज़रूरी है। अच्छा, मैं समझता हूँ कि ये लॉ सिर्फ एक वर्ड पे जो है ना मोहित है, और वो है प्रोसीड ऑफ क्राइम्स। अगर आप अपनी लॉ की प्रैक्टिस करते हुए ये जहन में रख लें कि प्रोसीड ऑफ क्राइम क्या होती है, तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई मुश्किल नहीं है कि आप एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ को कोई चीज़ ऐसी समझें। मैं तो समझता हूँ कि इस तरह के लॉज जो हैं वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी हैं, और हमारे लिए अपॉर्चुनिटी क्यों है? हमारे लिए अपॉर्चुनिटी इसलिए है कि जब हम इसके कोई केसेस आएंगे तो हम ज़ाहिर बात है हम अपने टैक्स के अलावा भी कुछ केसेस में कुछ पैसे बना सकेंगे, और कुछ हम अपनी एक्सपर्टीज शो कर सकेंगे, हम इसके लॉज को डेवलप करेंगे, क्योंकि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ
बेशक FATF की वजह से हमारे मुल्क में अब आया है, यानी 2010 में आया, लेकिन अब इसमें 2020 में सितंबर में बहुत सारी अमेंडमेंट्स आई हैं जिससे ये इसको बहुत सारा आगे ले जाया गया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये लॉ पूरी दुनिया में बहुत पहले से था। देखें, आप कहीं पर भी न्यूयॉर्क में आज से 25 साल पहले भी बैंक अकाउंट खुलवाने जाते थे तो उनकी एक्सपेक्टेशन ये होती थी कि आप किसी चेक से अकाउंट खुलवाएंगे, किसी क्रेडिट कार्ड से अकाउंट खुलवाएंगे, कैश पैसों से नहीं खुलवाएंगे। और उस ज़माने में भी अगर आप फार्मेसी पे अगर कोई $100 का डॉलर ले जाते थे तो आपसे पूछते थे कि सर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है। तो ये दिस इज़ नथिंग न्यू, दिस लॉ हैज़ ऑलवेज बीन इन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो हमें इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जहाँ पर लॉयर्स की एक्चुअली ये जो नोटिस आई हैं जिसको बड़ा राइटली अहमद कमाल साहब ने राइटली पॉइंट आउट किया, इसमें IRS का है इशू। जब हम कल मिल रहे हैं आफ्ताब साहब तो मैंने उनको बहुत पॉइंट आउट किया हुआ है कि अकाउंटेंट की डेफिनेशन में उन्होंने लॉयर्स को भी डाला हुआ है, चूँकि सिस्टम में इस तरह से है कि अकाउंटेंट की डेफिनेशन है, लॉयर्स की कोई उन्होंने IRS में फील्ड नहीं डेवलप की हुई है। तो लिहाजा हुआ क्या कि वो चूँकि अकाउंटेंट को सारों को नोटिस गई तो उसमें वो लॉयर्स थे उनको भी चली गई नोटिस। एंड आई थिंक वेरी राइटली सेड बाय अहमद कमाल कि ये दिस नोटिस आर नॉट वैलिड एंड दे हैव नो ग्राउंड। लॉयर्स को भी उस वक्त रजिस्टर्ड होना है जब उसने अपने क्लाइंट के लिए, जैसे अभी आपको उन्होंने बताया कि अगर वो कोई मैनेजिंग कर रहे हो किसी क्लाइंट के लिए, कोई ऑपरेटिंग कर रहे हो या बाइंग कर रहे हो या सेलिंग रियल इस्टेट की कर रहे हो या कोई लीगल पर्सन या लीगल अरेंजमेंट कर रहे हो तो करना है, या फिर वो ऐसे मैनेजिंग कर रहे हो उनके बिहार ऐसे भी को हैंडल कर रहे हो, या अगर कोई सिक्योरिटी को हैंडल कर रहे हो। आपने अमूमन देखा होगा कि नॉन रेजिडेंट जितनी भी कंपनियां होती हैं या इस तरह की जितनी भी रेड फ्लैग कंपनीज होती हैं वो मोस्टली यूज़ करती हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स को या उन फर्म्स को, लॉयर फर्म्स को, और उनके एड्रेसेस को यूज़ करती हैं। तो आपने सिर्फ एहतियात ये करनी है। मैं समझता हूँ कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ में सिर्फ आपके अंदर का जो एक इंसान है, जब आपको ये सोचने पे मजबूर करे कि ये मुझे कुछ लगता है इसमें कोई शक, आई थिंक दैट इज़ द टाइम वेयर यू विल सी कि आपकी ज़िम्मेदारी कहीं बन गई। आई थिंक दैट इज़ ऑल। इसमें कोई इतना बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है मेरे हिसाब से। आप रिलैक्स हो के काम करें। और आई थिंक इट इज़ टू मी इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी। अब आप देखें रिसेंट अभी अमेंडमेंट आई है ट्रस्ट एक्ट में, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर ऑफ इट। अब उन्होंने ट्रस्ट एक्ट में से उन्होंने लीगल पर्सन को निकाल दिया है जो फंड्स की इस्टेब्लिशमेंट में, और आपको पता है दिस हैज़ क्रिएटेड अ प्रॉब्लम अक्रॉस द कंट्री। आई थिंक दैट इज़ एन अपॉर्चुनिटी। वी शुड प्ले आवर पार्ट, वी शुड डू। हम देखें ट्रस्ट एक्ट क्या है, ट्रस्ट एक्ट में क्यों निकाला है, उनकी क्या अमेंडमेंट आई है। अब देखें, आई एम श्योर सितंबर 20 की जब आप एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की भी देखेंगे तो जैसे सेक्शन 16 की बात की, सेक्शन 16 अब नहीं है, अरेस्ट वाला जो सेक्शन है वो अब रिमूव कर दिया गया है, वहाँ से निकाल दिया गया एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से। तो हमें पढ़ने की ज़रूरत है, हमें देखने की ज़रूरत है कि ये लॉज जो हैं ये सारे लॉज जो हैं इसमें कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी है पैसे बनाने की। आप पैसे बनाएं, आप खुश रहें, ये सारी चीज़ें जो हैं इनको इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था अहमद कमाल साहब की प्रेजेंस में का फ़ायदा उठाते हुए कि सर देखें, कोई भी लॉ, आई थिंक INI हैज़ अ ग्रेट रोल टू प्ले इन दिस। एंड INI में लोग कम समझते ही हैं कि जब हम वहाँ जाएंगे तो हमें बिठा दिया जाएगा, हम पे खुदा न खास्ता कोई क्रिमिनल चार्ज बना दिया जाएगा। अच्छा, फिर वहाँ जो कोई बाय नेचर जो फितरतन जो वहाँ ऑफिसर बनता है उसका भी एटीट्यूड यही हो जाता है कि जैसे भाई अब खबरदार तूने बात नहीं की तो मैं, जैसे अभी बताया तौकीर साहब ने कि जी मैं आपको चार्ज कर दूँ। तो मेरे ख्याल में सदर साहब इसमें ज़रूरत इस बात की है कि हमारी बड़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप वर्किंग INI के साथ होनी चाहिए। कल अगर आप इस्लामाबाद हैं तो आप देखें कि अगर कोई रिलेशनशिप हमारी इस सिलसिले में भी हो सके, चूँकि देखें हमारा इंटरेस्ट ये है कि ये हमारे 8000 मेंबर, मोर देन 8000 मेंबर्स ऑफ द बार हैं, एंड आई कैन गारंटी द मोस्ट ऑफ देम दे आर ऑनेस्ट। खुदा न खास्ता इनकी कोई इनएडवर्टेंट मिस्टेक तो हो सकती है,
लेकिन जानबूझ के कभी कोई बेईमानी नहीं करेगा। आई हैव बीन अक्रॉस द कंट्री, एवरी सिटी ऑफ द कंट्री, एंड आई हैव नेवर फाउंड एनीवन जिसने ये कहा हो कि जी मेरा तो काम ही यही है कि मैं लोगों को सिखाऊं चोरी करना। नो, आई हैव नेवर फाउंड इट, यू नो। दे ऑल आर सो ब्रिलियंट एंड दे आर सो ऑनेस्ट पीपल। सो आई थिंक इसमें सर कमाल साहब, इसमें ज़रूरत है कि हम मिल के आपस में, हमारे बार के मेंबर का मेरी दरख्वास्त ये होगी कि जब कभी भी हमारी बार के मेंबर का कोई इशू आए, पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन अगर आप कहेंगे तो हम चल के इस्लामाबाद भी आ जाया करेंगे। उस पे हाथ लगने से पहले कम से कम हमारे साथ कंसल्टेशन होनी चाहिए, क्योंकि हम एक एक मेंबर को जानते हैं, एक एक मेंबर का घर जानते हैं, उसके बच्चे जानते हैं, उसके फ़ोन नंबर जानते हैं। तो आई थिंक इसमें हमारी गुजारिश ये होगी कि इसको इस तरह से किया जाए। और जैसे आपने बहुत सही बात की कि FMU में जो कंसल्टेशन का ही हो सकता है, उसमें और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मेरी गुजारिश ये है सर कि कोई भी कंसल्टेशन हो वो प्रॉपर मीनिंगफुल हो, एक अच्छी नीयत के साथ हो। तो मैं समझता हूँ कि ये मुल्क के लिए अच्छा है कि हम मुल्क, जो हमारा मुल्क इतना प्यारा मुल्क है, जहाँ पर खुदा ताला ने इतनी बेपनाह चीज़ें दी हुई हैं, मादनियात हो, इवन हमारी यंग, वी हैव मोर देन 67% द यंग पॉपुलेशन, यू नो, सिटिंग हियर। आई कुड सी दम, यू नो, मोस्ट ऑफ देम आर यंग, माई देयर यंग गर्ल्स आर सिटिंग हियर, यू नो, दे ऑल आर वेरी। सो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस, कम फॉरवर्ड, सी एवरी लॉ। पेटेंट एंड यू नो, पेटेंट एंड रजिस्ट्रेशन में हार्डली आपको हर शहर में कोई 2 या 4 लोग मिलेंगे जो इस पे काम कर रहे हैं। वाई नॉट, यू नो, उनके पास वक्त नहीं है काम करने को, आप वाई नॉट टू ट्राई। सो आई थिंक लेट अस टुगेदर वर्क फॉर दैट। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान टैक्स बार एकेडमी में इस तरह के सेमिनार्स हम करते रहेंगे, और इंशाअल्लाह ताला इसका एक फॉर्मल इसकी प्रेजेंटेशन भी हम देंगे राना मुनीर साहब की। इंशाअल्लाह हिदायत के मुताबिक हम इनके साथ बैठेंगे। मैं आप सबका फिर शुक्रगुज़ार हूँ, आपकी मोहब्बतों का शुक्रगुज़ार हूँ, और अल्लाह ताला से दुआ गूँ कि अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। थैंक यू वेरी मच।